Shakespeare Nama, all about the bard. देखिए, जब हम रोमियो एंड जूलियट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम जो प्ले पढ़ने वाले हैं रोमियो एंड जूलियट, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक मैंने इमेज, एक गाना मैं चला देता हूँ और इस गाने से आपको बताना है कि किस मूवी का सॉन्ग है। हालांकि थोड़ा सा हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मूवी से। तो ये मूवी आप सभी को मालूम होगा। ये मूवी की यदि स्टोरी आप में से अगर सभी ने देखी है, उम्मीद करता हूँ जी सर। तो अगर इस मूवी को आप देखे होंगे तो ये मूवी 1991 की एक मूवी है जिसमें टू क्लैन चीफ, ठीक है, दो अलग अलग वंश या जाति के लोग हैं, फैमिलीज के लोग हैं। उन लोगों में ब्लड फ्यूड है, यानी उनके फैमिली में किसी ने किसी को मार दिया है या जो भी हुआ हो, उनके बीच बहुत ही बड़ी इनमिटी है, दुश्मनी है। और उस दुश्मनी की वजह से वो लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। अगर उनकी तरफ का कोई भी पर्सन उनके क्षेत्र में चला जाए, हाँ, या कुछ मतलब वो लोग एक दूसरे को कभी भी देखेंगे तो एक दूसरे को मारने पीटने के लिए एकदम रेडी रहते हैं, ठीक है। तो उनके बीच बिल्कुल भी समझ लीजिए किसी भी प्रकार से दोस्ती होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। और एक दूसरे से हेट्रेड शुरू से है। अब क्या होता है कि जब इस मूवी को आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो होता क्या है कि जो इनके ग्रैंड चिल्ड्रेन हैं, ठीक है, मनीषा कोइराला एंड जो दूसरा हीरो है उसका नाम क्या है, विवेक मुस्कान की क्या नाम है पता नहीं, ठीक है। तो ये जो दूसरा हीरो है, ये दोनों अब क्या करते हैं भाई, इन लोगों में प्यार हो जाता है। और जब इनके बीच प्यार होता है तो सच्चाई ये है कि इन लोग को पता नहीं होता है कि जो हमारे ग्रैंडफादर लोग हैं वो एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन हैं। लेकिन जब प्यार हो गया तो हो गया। अब फिर उसके बाद क्या स्टोरी आगे बढ़ती है, बाद में पता चलता है कि भाई हमारे ग्रैंडफादर्स तो दुश्मन हैं। और जब उन लोग को पता चलता है तो कहते हैं भाई शादी तो तुम लोग की हो ही नहीं सकती। और उसी बीच में जो है एक कैरेक्टर है अनुपम खेर, आपको दिखाई देगा, ठीक है, जो कि सारी कहानी जानता है शुरू से लेके अब तक। तो एक अच्छे कैरेक्टर के रूप में वो आता है और वो सोचता है कि जो ये इन दोनों का प्यार है कहीं ना कहीं इन दोनों फैमिलीज को एक साथ मिला सकता है, ठीक है। तो वो पूरी कोशिश करता है कि हम कैसे इन दोनों को, मतलब जिस तरह से भी वो हेल्प कर सकता है दोनों लवर्स को, उनको हेल्प करता है। और फाइनली जो है प्ले के एंड में ये दोनों जो है एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो कभी दोस्त रहते हैं, फिर दुश्मन हो जाते हैं, फिर लास्ट में अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की वजह से फिर से ये लोग दोस्त बन जाते हैं। तो ये स्टोरी ट्रेजेडी हो सकती थी, लेकिन शेक्सपियर की ही आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो हमारी स्टोरी है रोमियो एंड जूलियट, उसको अडाप्ट करने की कोशिश की इन लोगों ने। लेकिन अंत में चूंकि हमारे यहाँ सब लोग ट्रेजेडी देखना पसंद नहीं करते थे, ठीक है, आप देखेंगे पुरानी जो भी मूवीज बनती थी कोई भी ट्रेजेडी नहीं होती थी। उस सब मूवी के अंत में हीरो हीरोइन को मिलाया जाता था, जो विलेन है उसको मरना तय है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह उसी पैटर्न पे बाद में हमारे हीरो हीरोइन मिल जाते हैं। इसी प्रकार से एक और मूवी है जिसमें शाहरुख खान और रवीना टंडन है, उस मूवी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैंने बहुत पहले देखी थी। तो उस मूवी में भी सेम यही स्टोरी है, शत्रुघ्न सिन्हा है और जितेंद्र है, ठीक है। उन दोनों लोगों में पहले दोस्ती रहती है, बाद में दुश्मनी हो जाती है और फिर दोनों प्यार करते हैं, फिर उनकी वजह से उनकी बाद में दोनों लोग के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं फैमिलीज के। तो ये हमारे इंडियन फिल्म्स हैं जहाँ पे हमने देखा सेम उसी तरह स्टोरी, एक रोमियो एंड जूलियट की तरह। अभी हम रोमियो एंड जूलियट की नॉर्मल स्टोरी आप सभी को पता ही है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो हम उससे इसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी को जो मैंने वहां से कंपैरिजन इंडियन मूवीज से किया वो सेम उसी प्रकार की स्टोरी है। बस एंड क्या हो जा रहा है कि जो रोमियो एंड जूलियट है वहां पे हमारे हीरो हीरोइन मिल नहीं पाते हैं, और जो उनकी फैमिलीज हैं जिनके बीच दुश्मनी है वो दुश्मनी भी खत्म नहीं हो पाती है, ठीक है, या खत्म हो भी जाती है लेकिन ये हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जो हम इंडियन एडाप्टेशन है उन पर्टिकुलर रोमियो एंड जूलियट का हमारे यहाँ, उसमें हम देखते हैं कि ट्रेजेडी जो है वो किस तरह जो है अच्छे से एंड में अच्छे से बदल जाती है। मतलब उसमें बिल्कुल भी हमारे हीरो हीरोइन की डेथ नहीं होती है और जो फैमिलीज हैं उनके बीच में दोस्ती भी हो जाती है। तो एक छोटी सी बात ये आपने समझा, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं। अब देखिए, जब हम बात करेंगे कि ये जो है इस पर्टिकुलर फिल्म को जो रोमियो एंड जूलियट है, इसको जो है इसके सोर्सेस क्या हैं, तो सोर्सेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका सोर्स है, हम सबसे पहले एंशिएंट सोर्स की बात करते हैं, एकदम पहले, एकदम बिगनिंग की अगर हम बात करें, एकदम बहुत पहले जाएं तो हम देखें कि कहां कहां से जो है रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी प्लॉट को लिया जा सकता है। तो सबसे पहला जो सोर्स आपको मिलेगा, ठीक है, वो क्या है, आप देखेंगे मैंने आप सभी को अभी एक थोड़ी दिन पहले ही प्ले पढ़ाया है, मिडसमर्स नाइट ड्रीम। और हमने जब मिडसमर नाइट ड्रीम बताया था तभी मैंने बताया था कि उसमें एक स्टोरी है, उसके प्ले विद इन द प्ले है। उस प्ले विद इन द प्ले का क्या नाम है भाई, पिरामस एंड दिस्बी। तो ये जो पिरामस एंड दिस्बी है, ये स्टोरी कहां से लिया गया है, ओविड के मेटामार्फोसिस से। ये पहले भी मैं बता चुका हूं। अब ये जो पिरामस एंड दिस्बी की स्टोरी है, ये रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी से काफी मिलता जुलता है। स्टोरी आप सभी को याद होगा अच्छी तरह से कि किस तरह दो फैमिली हैं, उन दोनों लोगों में मतलब बिल्कुल फ्यूड है, एनमिटी है, और
उनके जो भाई उधर के और इधर के भाई मेल और फीमेल जो बच्चे हैं एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि भाई हमारी फैमिली हमारी शादी नहीं करवाएगी, तो वो भाग जाते हैं। और जब भागते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे मिलने की बात होती है कि इस जगह पे आओ, फिर यहाँ से हम लोग साथ में चलेंगे। जब हीरोइन पहुंचती है तो देखती है कि एक लॉयन वहां पे आ जाती है, लॉयनेस, और लॉयनेस के मुंह में ब्लड लगा हुआ है। तो ब्लड को देख के ये समझती है कि जो उसका हीरो है उसको इस लॉयनेस ने मार दिया है, और फिर उसके बाद वो वहां से भाग जाती है। जब वो भागती है तो वहां पे उसका क्लॉक छूट जाता है। क्लॉक मतलब आउटर क्लोथ। जब हमारा हीरो आता है वो भी सेम यही चीज देखता है कि जो लाइनेस है उसके मुंह में क्या लगा हुआ है, ब्लड लगा हुआ है और क्लॉक पड़ा हुआ है उसकी हीरोइन का। तो वो समझता है कि मेरी जो है लवर है वो डेथ हो चुकी है उसकी, और फिर वो अपने आप को मार लेता है। फिर उसके बाद से क्या होती है, जब हीरोइन आती है लौट के तो वो देखती है हीरो मरा पड़ा है, तो वो भी अपने आप को मार लेती है। तो इस तरह से उनका लव जो है मिल नहीं पाता है, कंफ्यूजन की वजह से। ठीक है, तो जब अभी हम रोमियो एंड जूलियट की भी स्टोरी पढ़ेंगे तो यहाँ भी सेम उसी प्रकार का कंफ्यूजन है, बस जो ट्विस्ट है उसमें चेंज ये है कि लॉयनेस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो वो अभी हम स्टोरी पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो फिलहाल पिरामस एंड दिस्बी इस स्टोरी को जो है आप कह सकते हैं कि एक आधार है। फिर उसके बाद से आगे जब आप और पढ़ोगे तो एक ये यहाँ पे सेकेंड या थर्ड सेंचुरी का एक स्टोरी है। ठीक है, इफेसिया। ठीक है, और ये लिखा है जेनोफो ऑफ यूफेसिस, ये एक राइटर है। ठीक है, इन्होंने लिखा है। तो अब ये थोड़ा सा अजीब आपको अब यहाँ पे देख लीजिए, ये ग्रीक राइटर हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने कुछ थोड़ा सा वो किया है, पॉपअप के रूप में कुछ बाहर आया है। तो ये देखिए ग्रीक राइटर हैं जिन्होंने इस वर्क को लिखा था, इफेसियन टेल ऑफ इथिसिया एंड हाब्रोकम्स। और ये जो है अर्लीस्ट नावल का एक एग्जाम्पल है, और साथ ही साथ एकदम स्पष्ट रूप में लिखा है कि रोमियो एंड जूलियट के लिए सोर्स के रूप में इसे यूज किया गया है। हाँ, अब कुछ बातें ध्यान दो। जैसे क्या हो सकता है कि अभी आपको बताने के दौरान जो है आपको इतना समय न मिले कि आप जो है नोट कर पाओ। ठीक है, तो आप बस चीज़ों को सुन लीजिए, और जब वीडियो बाद में ये अपलोड कर दी जाएगी तो आप उसको फिर से रिवाइज करके चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। और अभी केवल मेजर मेजर चीज़ें नोट करिए, क्योंकि हम रोक के इतनी देर तक आपको लिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने दो एग्जाम्पल देखा, एक तो आपने ओविड वाला देखा, दूसरा आपने देखा ये वाला इफेसिया का। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और जो तीसरा एग्जाम्पल है ये भी बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, इन तीनों को मैं छोड़ नहीं पाया। तीसरा है दाते का डिवाइन कामजी, ये बहुत ही फेमस है। और इसमें कहां से, देखिए यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन ये करते हैं। ठीक है, मोन्टैग एंड कॉपलेट फैमिली की। इसको दूसरे प्रकार से देखिए, दो वर्ड आया है उनके में, थोड़ी स्पेलिंग देखिए अलग प्रकार से है, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो मोन्टेग एंड कॉपलेट का कॉन्सेप्ट आया है शायद यहीं से आया हो, ये जो दोनों टर्म हमें मिलते हैं। ये कैंटो 6 ऑफ परगेटियो में है, इसका यूज किया गया है। और वहां पे देखिए लाइन है, कम एंड सी यू आर नेग्लिजेंट मोन्टैग एंड कपलेट्स। ठीक है, उसी प्रकार से करके पूरा लाइन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे दिया हुआ है। तो अभी हमने 3 रेफरेंसेस देखे जो कि बहुत पहले का है। ठीक है, पहला सबसे पहले ओविड का पिरामस एंड दिस्बी है, दूसरा हमने देखा कि जेनोफन का है इफेसिया, एंड तीसरा हमने देखा दांते का डिवाइन कामडी है। ठीक है, तो ये बहुत बैक जाके हमने देखा। अब हम लेटेस्ट में आते हैं कि क्या शेक्सपियर के समय में भी कोई ऐसा था, कुछ प्लेस थे जिससे शेक्सपियर ने, या कोई स्टोरी थी या कोई पोयम थे जहां से रेफरेंस लिया था। तो देखते हैं। तो यहाँ आइए, अब देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। अब मैं किसी को यहाँ एंट्री नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मैं देखिए 6 बजे तक रुक गया था। मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है, मुझे बार बार दिक्कत हो रही है, क्योंकि मोबाइल मेरे पास है, आप लोग को तो नहीं इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा अगर शेक्सपियर किसी पे डिपेंड करते हैं रोमियो एंड जूलियट के प्लॉट के लिए, तो उस सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं आर्थर ब्रूक के ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन पूछता है वो इन्हीं से ज्यादा रिलेटेड पूछेगा। ठीक है, वो तो मैंने बैक में ले जाके आपको पूरे सोर्सेज बताने की कोशिश की है, लेकिन जो लेटेस्ट में जिसपे सबसे ज्यादा शेक्सपियर ने डिपेंड किया है, पूरी स्टोरी कह लीजिए कि उसी की रेंडरिंग है, तो वो कौन है? ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट 1562, आर्थर ब्रूक ने। ये है क्या? ये आर्थर ब्रूक का बहुत ही लॉन्ग एंड डेंस पोयम है, यानी ये एक पोयम है, ये कोई ड्रामा या नावल नहीं है, एक पोयम है जिसपे शेक्सपियर ने बेस किया है अपनी स्टोरी को। अब देखिए, अब ये पोयम भी ध्यान रखना कि ये तो आया है, लेकिन उससे पहले भी कई छोटे छोटे वर्क हैं, ये पोयम उस पे बेस करके आया। यानी ये ऐसा नहीं कि ये तुरंत ब्रूक जी ने लिख दिया, उसी दौरान और भी कई वर्क आए हैं जिसको ब्रूक जी ने बेस किया है और फिर बाद में लिखा है। अब शेक्सपियर के लिए क्या आसान हो गया कि ब्रूक जी ने पूरी हर चीज को कॉपी करके, जितनी भी बढ़िया चीज थी सब ला के रख दिया एक जगह। अब शेक्सपियर को बहुत आसानी से यहीं से उन्होंने पूरा पढ़ लिया और इसके प्लॉट को कॉपी कर लिया। अब देखो ब्रूक जी ने किसके किसके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी दिखाई वो समझ लो। अब इसको शुरू से आओ। सबसे पहले देखियो मर्क्यूसियो सैलेर्निटेनो। ठीक है, सैलेर्निटेनो। ठीक है, ये थोड़ा अजीब से नाम है, इटालियन नेम है। ठीक है, इन्होंने एक स्टोरी लिखी थी। ठीक है, मर्क्यूसियो। ठीक है, बस इतना ही ध्यान दो, आगे वाला नाम आप पढ़ लेना। तो ये कब लिखी थी ध्यान रखना, 1476 में।
ठीक है। अब ये पूरी एक नावल की सीरीज लिख रहे थे, उस नावल की सीरीज में 32nd नंबर का नावल जो है, उस नावल में इन्होंने रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी को लिया है, ठीक है। और लगभग जो है उसी प्रकार की स्टोरी है, ठीक है। तो अब आपको क्या समझ में आया कि मर्क्यूसियो ने 1476 में एक नावल लिखा था, उस नावल को बेस करके एक दूसरा वर्क लिखा गया। फिर आ जाओ, वो दूसरा वर्क लिखा गया है लुगुई डी पार्टो, ठीक है, या लुगी डी पार्टो। इन्होंने 1525 में फिर एक स्टोरी लिखी है, एक नावल लिखी है, और ये बहुत अजीब सा पूरा नाम है, मैं आपको बता नहीं सकता। फिलहाल आप ये समझो कि इसके बाद मर्क्यूसियो के बाद इन्होंने अडॉप्ट किया है सेम उस स्टोरी को, और ये इन राइटर का नाम क्या है, लुगी दी पार्टो, ठीक है। कहीं कहीं ये 1525 है, कहीं कहीं पे ये 1530 है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, दोनों डेट में से कोई भी डेट आ जाए कर देना। फिलहाल अगर पूछेगा तो डेट से ज्यादा आपसे ये राइटर इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि किस किस चीज पे बेस करके, क्योंकि ये एकदम लगभग एक दूसरे की सेम स्टोरी है, बस फॉर्म अलग अलग है, कहीं नावल है, कहीं ड्रामा है, तो कहीं स्टोरी। तो अब आपने देखा कि सबसे पहले ये साहब थे मर्क्यूसियो, फिर उसके बाद से पार्टो साहब आए। अब इस टाइम भी देखते जाइए, 1476 फिर 1530, फिर उसके बाद आएंगे आप 1554 में, और उसके बाद से 1554 में जो तीसरे राइटर आए हैं, इनका नाम है बैंडेलो। स्क्रीन पे सभी को दिख रहा है बैंडेलो। तो ये बैंडेलो आए हैं, इनका पूरा नाम है मैटियो बैंडेलो, ठीक है। इन्होंने एक नावल लिखा है, और ये भी नावल का प्लॉट जो है सेम है रोमियो एंड जूलियट की तरह। तो क्या नाम है, मैटियो बैंडेलो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिर उसके बाद से जो है सबसे लास्ट में, आर्थर ब्रूक के सबसे लास्ट में जो है आते हैं पीरो बोस्टेगू, अब जो भी पढ़ लीजिए, पीरे बोस्टेगू। ये 1559 में जो है एक वर्क लिखते हैं, ठीक है। ये बल्कि आप ये कह लीजिए ट्रांसलेट करते हैं, बोंडेलो के वर्जन को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसलेट करते हैं, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आपके आर्थर ब्रूक हैं। तो ये क्रम आप लोग याद रखेंगे, राइटर्स का नेम कैसे कैसे बना है। ये चूंकि तुरंत के सोर्सेस हैं, तो इसलिए आपको इन्हें ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले आपने देखा कौन है, अगर हम इसको क्रम से लगाने को बोलें तो बताइए सबसे पहले कौन है, मस्क्यूसियो, ठीक है, मस्क्यूसियो है, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पे कौन है, पार्टो, पोर्टो। फिर थर्ड नंबर पे कौन राइटर है, तीसरे नंबर पे पीरे, आपके स्क्रीन पे है, इसे बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा। फोर्थ नंबर में जो है आपके, सॉरी, थर्ड नंबर पे है बैंडेलो, बैंडेलो, और फोर्थ नंबर पे है पीरे, और सबसे लास्ट में कौन आ रहे हैं आपके, आर्थर ब्रूक, ठीक है। तो ये लेटेस्ट सोर्सेस हैं। अब ये ऐसे देखिए क्रम से एकदम चल रहा है, और ब्रूक पे जाके शेक्सपियर पूरी तरह से अपनी डिपेंडेंसी दिखाते हैं। तो ये बिल्कुल क्रम है जहां से चला आ रहा है, स्टोरी लगभग एक जैसा है, ठीक है। तो ये राइटर्स, अगर आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ दे कि विच वन ऑफ द राइटर्स, ठीक है, डिड नॉट बिलोंग टू द प्लॉट स्टोरी ऑफ रोमियो एंड जूलियट, तो उसमें से कोई भी 3 इसमें से आ सकते हैं, ठीक है। और एक जो है कोई अनकॉमन सा दे देगा। तो अगर आप इनके नाम जानते हैं तो बहुत आसानी से, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि शेक्सपियर जब इनकी स्टोरी पे डिपेंड करते हैं आर्थर ब्रूक के, तो कितना ज्यादा डिपेंडेंट है ये उनकी स्टोरी पे, ये थोड़ी समझने की बात है। तो जब हम आर्थर ब्रूक की स्टोरी पे आते हैं, तो यहां समझना है कि जो आर्थर ब्रूक की स्टोरी है वो 3 महीने की है। कितने महीने की है, 3 मंथ्स की स्टोरी है। यानी ये दिखाते हैं कि जो रोमियो एंड जूलियट है उनकी शादी होती है, और 3 महीने के लिए शादी होती है, यानी 90 डेज की बात होती है। उनका जो मैरिटल स्टेटस है वो 90 डेज का है। लेकिन जब आप रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी देखते हैं तो यहाँ पे शेक्सपियर बहुत ज्यादा चेंज करते हैं। आप सभी को पता है कि शेक्सपियर किसी की स्टोरी को तो लेते हैं, लेकिन उसे अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं। तो अब शेक्सपियर ने इस स्टोरी जो 90 डेज की स्टोरी है, इसको कंप्रेस कर दिया, और इसको कितने में कर दिया है, 1 डे में कन्वर्ट कर दिया है। यानी 90 डेज जो इनका जो मैरिटल स्टेटस है वो 90 डेज का है, ठीक है। यानी लगभग 90 दिन बाद ये लोग मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक ही दिन की स्टोरी है, एक दिन पहले इनकी शादी हुई और अगले दिन दोनों की डेथ हो गई। ये बात समझ में आ रही है सभी को। आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरा महत्वपूर्ण यहाँ पे बात यह है कि जो आपका मेन स्टोरी है आर्थर ब्रूक से, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थर ब्रूक की स्टोरी में जो हमारी हीरोइन है वो कितने साल की है, वो 16 ईयर की है। कितने ईयर की है, 16 ईयर की है। लेकिन जो शेक्सपियर साहब ने रोमियो एंड जूलियट लिया है उसमें जो हमारी हीरोइन है कितने साल की है, एनीवन, 13 ईयर्स। तो अब ये ध्यान देना है कि देखिए हीरोइन की एज भी कम करने की कोशिश की गई है। तो जो हमारा देख रहे हैं कि आप जो टाइम पीरियड है, शेक्सपियर ने टाइम पीरियड को कंप्रेस करने की कोशिश की है। अगर देखा जो अपने रियल प्ले में जो जहां से इन्होंने अडॉप्ट किया है, 90 डेज का वहां मैरिटल स्टेटस है, यहाँ 1 डे का कर दिया। 16 ईयर का जो है यहाँ पे हमारी हीरोइन रहती है, इसमें 13 ईयर का कर दिया है। तो ये कुछ ढेर सारे यहाँ पे इन्होंने चेंजेस किए हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जो आर्थर ब्रूक साहब हैं उनके बारे में एक चीज उन्होंने जब स्टोरी को लिखा था पोयम का, तो उन्होंने इसके बारे में एक बात कही है, और इससे हमें यह पता चलता है कि आर्थर ब्रूक साहब कितनी ज्यादा जो है जो ये लव अफेयर है, यानी जो रोमियो एंड जूलियट के बीच में लव अफेयर है, इसको आर्थर कितना सपोर्ट करता है ये भी समझने की कोशिश करनी है।
तो मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है और आप सभी अपने गेस के आधार पर बताइए, क्या आर्थर ब्रूक साहब ने जब ये स्टोरी लिखा था रोमियो एंड जूलियट का, तो क्या वो रोमियो एंड जूलियट की जो स्टोरी है या उनका लव अफेयर है, क्या इस बात से वो एग्री थे, इस बात को सही मानते थे? यानी जो आर्थर ब्रूक साहब हैं वो बिल्कुल भी रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी को पसंद नहीं कर रहे हैं। उनको ये इलीगल लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि अनलॉफुल है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि दो यंग लवर जो हैं जिनके माँ बाप एक दूसरे से जो है इतना नफरत करते हैं, हेट्रेड की फीलिंग है, एनमिटी है, और उनके बच्चे एक दूसरे से प्यार करें। ठीक है, लेकिन शेक्सपियर साहब यहाँ थोड़े से टेंडर रुख अपनाते हैं और ये मानते हैं, ये यहाँ पे कोशिश अच्छा करते हैं, ठीक है, फ्रायर के द्वारा सबके द्वारा इनको मिलवाने की। तो ठीक है, अब देखिए जो बात कहा है आर्थर ब्रूक साहब ने, उनकी बात को मैं बोल दे रहा हूँ, बस आप उन्हें सुन लें। आर्थर ब्रूक साहब डिसअप्रूव करते हैं इनके कंडक्ट को, जो कि ये एक दूसरे से। अब अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि आपकी जो इस स्टोरी में एक चीज है कि ये सेक्रेटली मैरिज कर लेते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ये सेक्रेटली मैरिज कर लेते हैं। एकदम मॉडर्न स्टोरी है कि हीरो हीरोइन एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हमारे माँ बाप, तो पता हो सकता है कि वो शादी ना करें हमारी, एक दूसरे के दुश्मन है, या हम गरीब हैं तुम अमीर हो, पता नहीं क्या होगा, तो एक काम करते हैं, एक ही तरीका है, अगर हम शादी कर लेंगे तो मजबूरी में उन्हें पता चलेगा कि दोनों मैरिड हैं, तो फिर हमारी शादी करानी पड़ेगी उनको। ठीक है, तो ये लोग चुपके से शादी कर लेते हैं और इस एक्ट को ही बहुत ज्यादा गलत मानते हैं। कौन? आर्थर ब्रूक साहब। इन्होंने देखो क्या बोला है, ये कह रहे हैं, अ कपल ऑफ अनफॉर्चुनेट लवर्स, A couple of unfortunate lovers thralling themselves to an honest desire, बहुत ध्यान से सुनना है, a couple of unfortunate lover thralling themselves to an honest desire। ठीक है, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो इनकी इच्छा है एक दूसरे से प्यार करने की या शादी करने की, ये कैसा है? अनऑनेस्ट डिजायर है। नेग्लेक्टिंग द अथॉरिटी एंड एडवाइस ऑफ पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये ध्यान दो, कन्फरिंग देयर प्रिंसिपल काउंसिल्स विद ड्रंकन गॉसिप्स, अटेम्प्टिंग ऑल एडवेंचर्स ऑफ पेरिल फॉर द अटेनिंग ऑफ देयर विश्ड लस्ट। ये मान रहे हैं कि जो इनके बीच में प्यार है ये कुछ और नहीं है, केवल लस्ट है। ठीक है, अब्यूजिंग द ऑनरेबल नेम ऑफ लॉफुल मैरिज, ये मानना है कि जो मैरिज है इतना बढ़िया इंस्टीट्यूशन है, लॉफुल इंस्टीट्यूशन है, उसको ये बदनाम कर रहे हैं। कौन? रोमियो एंड जूलियट। तो ये बिल्कुल भी पच में नहीं है। कौन? हमारे आर्थर ब्रूक साहब। लेकिन शेक्सपियर ऐसा नहीं सोचते हैं। ठीक है, और शेक्सपियर इसीलिए जो फ्रायर कैरेक्टर है, शेक्सपियर वाले जो प्ले में फ्रायर कैरेक्टर है, यानी जो अनुपम खेर ने रोल अदा किया है रोमियो एंड जूलियट में, सेम वही रोल जो है शेक्सपियर वाला जो कैरेक्टर है फ्रायर, ठीक है, जो इन लोग की शादी करवाता फिर इनको मिलाने की पूरी कोशिश करता है, उसने रोल अदा किया है। और वो मानता है कि शायद इनकी अगर शादी अगर ये दोनों की बात, इन दोनों के द्वारा हम दोनों फैमिली की इनमिटी को एंड कर सकते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सोर्सेस आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। इज इट क्लियर? और जो स्टोरी जो हमने कोशिश की है वो भी क्लियर हो गई होगी। तो ये है। अब हम आते हैं कि ये जो प्ले है वो पब्लिश कैसे हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं पब्लिकेशन के, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। और देखिए, सबसे पहला क्या है, आपने देखा कि रोमियो एंड जूलियट टाइटल है, कोई सब टाइटल की बात नहीं की गई है। रिटन कब किया जाता है, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि 1591 से 1595 का समय है। कुछ जगहों पे 1595 एंड 96 का समय देता है, 1596। तो वो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस ये शेक्सपियर के प्ले को राइटिंग के लिए आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर सकते, बस आप गेस कर सकते हैं। आपको बस पब्लिकेशन डेट ध्यान देना है। ठीक है, अब ये देखो लिखा गया है, मैंने आपको जो एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश की है, बस वो ध्यान रखना कि ऐसा माना जाता है कि इस प्ले के ठीक बाद शेक्सपियर ने मिडसमर्स नाइट ड्रीम लिखा था। ये बात आपको ध्यान रखना है। और जब वो मिडसमर नाइट ड्रीम लिख रहा था, उसी दौरान उसके माइंड में मर्चेंट ऑफ वेनिस की भी कहानी चल रही थी। तो ये बात यदि ध्यान रखो कि अगर आपसे 3 प्ले बोलते क्रम में लगाने के लिए, और इन तीनों का नाम दिया हो, रोमियो एंड जूलियट, मिडसमर नाइट ड्रीम और आपका ये मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो क्रम आपको समझ में आ गया है। तो ऐसे ही बेसिक चीजें, जब आप एक प्ले को पढ़िए तो उस प्ले से रिलेटेड यदि कोई पहले आया है, कोई बाद में आया है, तो कॉन्टेक्स्ट मिलता है, और उस कॉन्टेक्स्ट के आधार को यदि हम ध्यान रखेंगे, तो जो आप लोग एग्जाम में बोलते हो ना सर क्रम लगाने के लिए बोलता है, तो इसी तरह से क्रम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए जब आपको बताया जाए कब लिखा गया, अगर मैं किसी दूसरे प्ले से रिलेट करूं तो आपको वहां समझने की कोशिश करनी है। अब ध्यान दो, ये पब्लिश कब हुआ है, तो ये भी क्वार्टो, मैंने आपको बताया कि शेक्सपियर के कुछ ऐसे प्लेज हैं जो फोलियो एडिशन में आने से पहले क्वार्टो एडिशन में आ चुके थे, तो उसमें रोमियो एंड जूलियट भी एक है। तो रोमियो एंड जूलियट का सबसे पहला जो क्वार्टो एडिशन आया था वो कब आया? 1597 में। ठीक है, और जो 1597 में आया था इसको बोलते हैं बैड क्वार्टो। ठीक है, बैड क्वार्टो। अब ये बैड क्वार्टो क्यों है? क्योंकि जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो इनकम्प्लीट है, और दूसरी बात ऐसा माना जाता है कि ये पायरेटेड वर्जन है। ठीक है, पायरेटेड यानी मेन मैन्यूस्क्रिप्ट को लेकर नहीं, इसको कॉपी कर लिया गया था, उस तरह से आया था, तो इसको हम बोलते हैं बैड क्वार्टो। ठीक है, अब जो सेकंड आपका जो है आया था सेकंड टाइम में, तो वो उसको हम बोलते हैं सेकंड क्वार्टो के रूप में आया है। फिर अभी एक और इसका सेकंड क्वार्टो आया है, और वो क्या है? पूरी तरह से मोर कंप्लीट क्वार्टो। ठीक है, वो कंप्लीट है, और कब आया है? 1599 में आया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कब आया है? पूरी तरह से
जो है हर कमियों को दूर करते हुए फोलियो एडिशन में आया है 1623 में। अब यहाँ पे जो क्वार्टो एडिशन है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट है वो जल्दी से आप जान लीजिए, जो कि मैंने चिन्हित किए हैं वो आप देख लीजिए। देखिए विकिपीडिया भी कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी जानना है। विकिपीडिया पे हर चीज़ सही नहीं है, कुछ चीज़ें हमें ऐसी भी जानकारी मिलती है जो विकिपीडिया पे ही बहुत बढ़िया मिलती है, तो ये भी ध्यान देना है। तो हमें तो एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, तो बस जो काम की चीज़ है वो आपको दिखा देंगे। तो अब देखो विकिपीडिया पे हमें यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है इसके बारे में कि जो पहला क्वार्टो आया था, ठीक है, उसको जो है JTB स्पेंसर है ये बोलते हैं अ डिटेस्टेबल टेक्स्ट, यानी ऐसा टेस्ट जिसको हेट्रेट कर सकते हैं आप, हेट्रेट की फीलिंग से देख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या इसके बारे में जानना है वो देख लीजिए कि ये जो फर्स्ट फोलियो आया था इसको यहीं पे एक इन्फॉर्मेशन था कि किसने प्रिंट किया किसने क्या किया। चलो वो देख लेना आप लोग, विकिपीडिया से देख लेना, ये विकिपीडिया से डायरेक्ट है तो इसको देख लेना आप, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। बस एक दूसरा आपको ये बताना है कि जो सेकंड जो है क्वार्टो आया था उसमें क्या था। तो सेकंड क्वार्टो को सुपीरियर क्वार्टो कहते हैं और इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है द मोस्ट एक्सेलेंट एंड लैमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट। तो इसको मोस्ट एक्सेलेंट एंड लैमेंटेबल, देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ये देखिए इमेज दिख रहा है सेकंड क्वार्टो का, क्लियर है सभी को, दिख रहा है कि नहीं, ध्यान दीजिए। ये कब आया है, 1599 में आया है और किसके द्वारा लाया गया, थॉमस क्रीड के द्वारा। पब्लिश किसके द्वारा किया गया है, कुथबर्ट बर्बी के द्वारा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे विकिपीडिया पे डायरेक्ट मिल रहा है, तो वो मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। तो आपको अगर कभी भी कोई क्वार्टो एडिशन आ रही है, आपको उसके प्रिंटर और पब्लिशर का नाम मिल जाए तो जरूर आपको उसे अपने नोट्स में लिख लेना चाहिए, ठीक है। ये मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ कि जब कोई चीज इन्फॉर्मेशन रखिए तो कंप्लीट कैसे आप करें, कैसे अपने नोट्स को बनाएं। तो आपको ये पता चला कि जो फर्स्ट क्वार्टो आया है, सेकंड क्वार्टो आया है। फर्स्ट क्वार्टो को हम बैड क्वार्टो बोलते हैं, सेकंड क्वार्टो को हम ये बोलते हैं कि ये एक्सेलेंट है, ठीक है। और उसके लिए वर्ड ये एक और देखिए टाइटल पेज पे क्या लिखा गया है, न्यूली करेक्टेड ऑगमेंटेड एंड अमेंडेड, ये वर्ड आप नोट कर लें, न्यूली करेक्टेड ऑगमेंटेड एंड अमेंडेड, ये उसके लिए बोला गया है, ठीक है। तो इसीलिए शेक्सपियर के जो सेकंड क्वार्टो आया है उसको जो है ज्यादा अच्छा मानते हैं, पहले को तो बैड क्वार्टो बोला गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है सोर्सेस और आपका जो है डेट और क्वार्टो पब्लिकेशन डेट देख लिया। अब ध्यान देंगे लिटरेरी पीरियड क्या है, रेनेसा है। जॉनर क्या है, ट्रेजिक प्ले है। सेटिंग क्या है, वेरोना है, इटली है। अच्छा आप देखेंगे कि इटली की सेटिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये बात हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शेक्सपियर के जो मैक्सिमम प्लेज हैं अगर उनकी सेटिंग देखी जाए तो इटली बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग इस पर भी कभी बात करेंगे, बस अभी आप समझिए कि इटली बहुत ही ज़्यादा सेटिंग है। और बेहतर होगा कि आप लोग उन प्लेज की एक लिस्ट बना लें, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, जिन प्लेज की सेटिंग इटली में कहीं ना कहीं है। क्योंकि एक मुझे लगता है कि एग्जाम का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डज नॉट हैव द सेटिंग ऑफ इटली। क्लियर है सभी को, तो ये भी ध्यान रखना है। ये आप लोग जो है जैसे जैसे हम प्ले पढ़ते जाएंगे तो ये ध्यान रखना कि इटली में किसकी किसकी सेटिंग है। और मेरे ख्याल से अभी 2-3 प्ले आप ऐसे पढ़ चुके हैं। क्लाइमैक्स की हम बात करें तो ये मिस्टेकनली बिलीविंग दैट जूलियट इज डेड, ये तो हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्लाइमैक्स में क्या होता है, ठीक है। अब एंटागोनिस्ट कौन है, कपलेट है, ये दोनों फैमिली है। आपको कपलेट फैमिली जो है, दो फैमिली जैसे हम बता रहे थे एनमिटी है, तो इसमें एक फैमिली है कपलेट फैमिली, दूसरी फैमिली है मोन्टैग फैमिली। बस ये दोनों फैमिली एक दूसरे के दुश्मन है। अब हम आ जाते हैं कैरेक्टर्स पे। तो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन भाई आप सभी को क्लियर है ना। सबसे पहला हमारा कैरेक्टर है रोमियो। रोमियो कौन है भाई, ये हमारा हीरो है, ठीक है, प्रोटैगोनिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अगर जूलियट के साथ अगर कोई मेन है तो यही दो कैरेक्टर हैं, रोमियो एंड जूलियट। तो बस इतना ध्यान दो। अच्छा दूसरी बात इससे रिलेटेड बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि ही इज द मेल एयर टू द डायनेस्टी ऑफ हाउस मोन्टैग। तो जो मोन्टैग की फैमिली है, मोन्टैग वाली ट्राइब है, उस फैमिली का ये कौन है, मेल एयर है। यानी राजा का, अगर आप कहें कि किंग है तो किंग का ये प्रिंस है, तो ठीक है, यानी ये मोन्टैग का लड़का है, ठीक है, मेल एयर। इतनी बात समझ में आई हमें। अब देखते हैं हीरोइन क्या है, कौन है, कहां से है। देखिए जो हमारी हीरोइन है जूलियट, ठीक है, जूलियट के बारे में ये जानना है कि ये क्या है भाई, ये सी इज द फीमेल एयर टू डायनेस्टी ऑफ हाउस कपलेट। तो ये ध्यान देना है। तो ये जो कपलेट वाली हाउस है, कपलेट की फैमिली की, ये फीमेल एयर है। यानी दोनों हमारे हीरो हीरोइन बहुत ही मेन जो डायरेक्ट जो है दुश्मन है, उनके लड़के और लड़कियां हैं। ये यहाँ पे ध्यान देने की बात है। और अभी इसकी एज कितनी है, मात्र 13 है, ठीक है। तो एज भी ध्यान देना है हमें हमारी हीरोइंस का, ठीक है। मिरांडा की एज कोई बताएगा, 15 या 16। अगर एग्जाम में 16 भी आ जाए तो भी आप करेक्ट मारोगे, 15 आ जाए तब भी। जब दोनों आएगा तब सोचना है। अगर एक दिया है, दोनों में से कोई एक दिया है तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब आ जाते हैं फ्रायर लॉरेंस। फ्रायर लॉरेंस कौन है, अ काइंडली फिलोसफिकल प्रायर ऑफ वेरोना हु इज कम्युनिटीज स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल सेंटर, ठीक है।
तो ये क्या है, ये फिलोसफर हैं, ठीक है। और जितने भी रोल शादी ब्याह का रोल करते हैं, जैसे शादी करवाना, ये सब सारी चीजें इन्हीं के जिम्मे में है। ठीक है। तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ये प्ले में आगे बहुत हेल्प करते हैं रोमियो एंड जूलियट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस मेजर कैरेक्टर्स के नाम देख लीजिए। मर्क्यूटियो, मर्क्यूटियो कौन है, ये रोमियो के बेस्ट फ्रेंड हैं और साथ ही साथ ये किंग्स मैन ऑफ प्रिंस एस्केलस हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो प्रिंस एस्केलस हैं, ये जो है ये वेनिस के प्रिंस हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और ये इनके कौन है, किंग्स मैन है, साथ ही साथ जो है रोमियो के बेस्ट फ्रेंड है मर्क्यूटियो। ठीक है, लेडी कपलेट के बारे में जानने की ज्यादा जरूरत है नहीं, बस ये जानो कि ये जूलियट की मम्मी है। ठीक है, टाइबाल्ट कौन है, टाइबाल्ट के कैरेक्टर को बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि टाइबाल्ट के कैरेक्टर से ही बहुत कुछ दिक्कत हो जाता है। जो टाइबाल्ट है, ये कपलेट का कौन है, नेफ्यू है, यानी जूलियट का कजिन है। ठीक है, तो ये कजिन है, कजिन ब्रदर है जूलियट का। और टाइबाल्ट जो है बहुत हर समय लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहता है। और इसने जो है इसकी लड़ाई हो जाती है प्ले में अचानक, जो है पहले तो मर्क्यूटियो से होती है, फिर बाद में इसकी लड़ाई हो जाती है रोमियो से, और फिर रोमियो जो है इसको मार देता है। तो ये अभी हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे, कैसे मारता है, क्या होता है, क्या सिचुएशन बनती है। तो टाइबाल्ट को आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि whom does रोमियो किल। रोमियो दो लोग को मारता है। अब ये भी एग्जाम का एक क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि whom does रोमियो नॉट किल इन द प्ले, तो दो लोग का नाम देगा। ठीक है, और उसके बाद से जो है एक ऐसा ऑप्शन दे देगा जिसको उसने नहीं किल किया है, और एक ऑप्शन दे देगा नन ऑफ द एबव। तो अगर आपको पता है किसको किसको किल किया है तो आप बहुत आसानी से बता देंगे। तो एक तो टाइबाल्ट करेक्टर है जिसको किल किया है, और एक करेक्टर जो है जिससे जूलियट की शादी होने वाली थी, जिसका नाम है पेरिस। अभी वो हमें आगे मिलेगा। तो ये जो मैं इन्फॉर्मेशन बताते जा रहा हूं उसे नोट करते जाओ, कहानी की तरह बस मत सुनो आप लोग, बता दे रहा हूं बार बार। जो चीजें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में बीच बीच में बताता हूं, इट इज योर ड्यूटी टू नोट ऑल ऑफ देम अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब आगे आते हैं प्रिंस एस्केलस। प्रिंस एस्केलस को तो आप भूल ही नहीं सकते, ये कौन है, प्रिंस ऑफ वेरोना है। ठीक है, बस इतना ध्यान देना है, आगे बढ़ते हैं। और आगे जो है हाँ, जॉन फ्रायर, फ्रायर जॉन, बस इनका बहुत थोड़ा सा रोल है, बस थोड़ा सा रोल क्या है, अब ये जब स्टोरी आप देखेंगे तब जान पाएंगे। बस ये ध्यान रखना कि ये जो है ये इनका बस एक रोल ये है कि ये लेटर देने जाते हैं रोमियो को, और ये लेटर उनको दे नहीं पाते हैं, उसी की वजह से सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इनका भी रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये लेटर दे दिए होते तो कंफ्यूजन न क्रिएट होता। जूलियट ने जो है वास्तव में एक स्लीपिंग पोशन लिया था। स्लीपिंग पोशन का मतलब कि जिससे जो है आपको सामने वाले को सबको देख के पता चलेगा कि यह व्यक्ति मर गया है, लेकिन वो वास्तव में मरा नहीं रहेगा। कुछ समय के लिए उसकी जितनी भी बॉडी की हलचल है सब बंद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक समय के बाद जब उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा तो व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। तो फ्रायर, ये जो आपके अभी थोड़ी देर पहले आपने फ्रायर को देखा, तो उन्होंने इनको भेजा था और कहा था देखो जूलियट को मैंने ये दिया है, तो अगर रोमियो के पास ये खबर पहुंचे कि जूलियट की डेथ हो गई है, तो तुम्हें ये काम करना, उसको बताना है कि वास्तव में जूलियट की डेथ नहीं हुई है, उसके ऊपर एक पोषण का असर है और कुछ समय बाद उठ जाएगी, तो तुम कुछ गलत मत करना। लेकिन वास्तव में ये लेटर लेके पहुंच नहीं पाते हैं, और रोमियो को ये पता चलता है कि हमारी हीरोइन की डेथ हो गई है, और जब तक हीरोइन के ऊपर से ये पोषण का असर खत्म हो उसके पहले ही रोमियो अपने आप को मार देते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है, आप स्टोरी लगभग समझ लीजिए, हम लोग बातचीत में ही क्लियर कर लिया। उसके बाद से जो है कोरस है। कोरस आप समझ ही रहे हैं कोरस क्या होती है, कई लोगों की टीम, कई लोग होते हैं मिलकर कोई गाना गाते हैं, कहते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जो माइनर कैरेक्टर है बस उनके बारे में एक एक लाइन देख लीजिए। कौन है, बेनवोलियो। बेनवोलियो कौन है, ये मोन्टैग नेफ्यू है और रोमियो के कजिन है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो बेनवोलियो को हम किसी कैरेक्टर से तुलना कर सकते हैं भाई, अभी जो हमने बताया, एनीवन। अगर हम आपसे पूछें कि हु इज द जस्ट अपोजिट कैरेक्टर ऑफ बेनवोलियो, टाइबाल्ट, यही क्वेश्चन है भाई। देखो मैं बार बार बता रहा हूं, हम आपको अभी बता दे रहे हैं कि आपको जो बता रहे हैं एग्जाम के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और वो अपना बहुत दिमाग लगाएगा तब वो क्वेश्चन बनाएगा जो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। तो ये टाइबाल्ट के कैरेक्टर के जस्ट अपोजिट कैरेक्टर है। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं टाइबाल्ट कौन है, अगर आप देखें तो कपलेट का नेफ्यू है एंड जूलियट का कजिन है, और बेनवोलियो कौन है, मोन्टैग का नेफ्यू है, रोमियो का कजिन है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट कैरेक्टर हुए। ठीक है, पेरिस, इसको तो भूल ही नहीं सकते। पेरिस कौन है, यही तो वो पर्सन है जिससे शादी तय हुई है, किसकी, जूलियट की। क्लियर है सभी को? यस सर। इसको काउंट बोला गया है, काउंट, काउंट वर्ड इसके लिए यूज किया गया है, और कहीं कहीं अर्ल शब्द यूज किया गया है। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, कहीं काउंट आ जाए, अर्ल आ जाए, तो बस ये ध्यान देना कि इंग्लैंड में जो है अर्ल बोलते हैं और यूरोप में काउंट बोलते हैं, दोनों सेम डेजिग्नेशन होता है। फिर है मोन्टैग। मोन्टैग तो आप समझते हैं कौन है, रोमियो के फादर हैं, और जो आप हेड हैं ये हाउस मोन्टैग के, तो जो मोन्टैग की फैमिली उसके ये हेड है। ठीक है, और रोमियो के फादर हैं।
अब इस प्ले में क्या होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक ये भी आता है, अच्छी तरह से ध्यान रखना, और इसी चीज को ध्यान रखते हुए आगे के कैरेक्टर को देखना। मैं क्वेश्चन भी क्लियर कर रहा हूँ। आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु ऑफ द अबव, हु ऑफ द बिलो कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू मोन्टैग हाउस, या हाउस ऑफ द मोन्टैग, या मोन्टैग फैमिली। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा कैरेक्टर मोन्टैग की फैमिली से रिलेट करता है, कौन सा कैरेक्टर कपलेट की फैमिली से रिलेट करता है। ये आपके एग्जाम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो अभी आपको ढेर सारे नौकर चाकर मिलने वाले हैं, तो कुछ नौकर चाकर कपलेट के फैमिली के होंगे और कुछ होंगे मोन्टैग की फैमिली के। तो वो आप ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हमने किसको देख लिया, लेडी मोन्टैग। तो लेडी मोन्टैग हो गई। ठीक है, ये क्या है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये भाई रोमियो की मम्मी जी हैं बस। अब देखो क्या है, पर्ट पेटरियुकियो। ठीक है, पेटरियुकियो कौन है, ये टाइबाल्ट के फ्रेंड हैं। तो अगर ये टाइबाल्ट के फ्रेंड हुए तो किस फैमिली से हुए बताओ, कपलेट। तो ये ध्यान रखना है। फिर बाल्थासार कौन है, ये रोमियो के फ्रेंड है। तो अगर ये रोमियो के सर्विसमैन है तो किस फैमिली से हुए, हाँ, सैमसन एंड ग्रेगरी। ये बताओ भाई, ये कौन है, ये टू सर्विसमैन ऑफ हाउस ऑफ कपलेट है। तो ध्यान रखना है। ठीक है, ये कपलेट फैमिली से हैं। फिर अब्राहम, अब्राहम कौन है, ये मोन्टैग के सर्वेंट यानी मोन्टैग की फैमिली से हैं। ठीक है, पीटर कौन है, ये इलिटरेट सर्विसमैन ऑफ देखो हाउस कपलेट। तो यही सब ध्यान देना कि कौन भैया किस फैमिली से है। तो कपलेट से इतने बहुत ढेर सारे, इनको अलग अलग करना पड़ेगा। ये मैं एक आपको ऐसा इमेज भेज दूंगा जिसमें ये लिखा रहेगा कपलेट फैमिली के कैरेक्टर और एक तरफ लिखा रहेगा मोन्टैग फैमिली के कैरेक्टर, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ क्लास के बाद आपको किसी एक दो बुक में, मैंने देखा था, मेरे पास 10 बुक है तो एक बुक में कहीं है, तो मैं उसको आपको फोटो खींच के भेज दूंगा। मर्चेंट ऑफ वेनिस में हम बाल्थासार को पाते हैं, और बाल्थासार मर्चेंट ऑफ वेनिस में किसका सर्वेंट है, पोर्सिया का रोल अदा किया है, पोर्सिया का सर्वेंट है। ठीक है, अब देखो उसके बाद दो कैरेक्टर और हैं जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो इसको ध्यान रखिए, रोजालिन। अब ये रोजालिन से मिलता जुलता कैरेक्टर है, लेकिन ये रोजालिन है, ध्यान रखना है आपको। अब ये जो रोजालिन कैरेक्टर है, ये वो कैरेक्टर है जिसको सबसे पहले जब प्ले की ओपनिंग होती है तो हमारा हीरो इसके प्यार में पड़ा हुआ दिखाई देता है। यानी जो रोमियो है वो रोजालिन से कहता है कि वो प्यार करता है, लेकिन रोजालिन जो है कसम खा चुकी है वो किसी लड़के से शादी नहीं करेगी, किसी से प्यार नहीं करेगी। उसने एक कसम खाई है चिस्टटी की, ठीक है, कि वो आजीवन नन बन के रहेगी या किसी से शादी नहीं करेगी। तो ये उसी से प्यार करते हैं शुरू में, लेकिन वो प्यार क्या है, अभी इनकी उम्र कितनी है भाई रोमियो की, 16 साल के हैं ये। तो अब 16 साल का लड़का है, किसी को भी देख के अफेक्शन और अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इनको रोजालिन को देख के अट्रैक्शन हो गया। इनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि रोजालिन कभी किसी से प्यार नहीं करेगी, शादी नहीं करेगी। और फिर उसके बाद जैसे जूलियट को देखते हैं तो फिर तो पागल हो जाते हैं, फिर कहते हैं आप तो सिर्फ जूलियट ही चाहिए हमको। ठीक है, और बस आप समझ लीजिए। तो भाई स्टोरी है ये, आपने देख लिया। तो अब हमने सारे कैरेक्टर्स देख लिए, सभी को कैरेक्टर्स क्लियर है, कोई दिक्कत है कैरेक्टर्स में? तो ये बताइए, हम स्टोरी कर लें? तो आप लोग साथ दीजिए, आधे घंटे के अंदर हमारी स्टोरी बहुत बढ़िया से हो जाएगी। ठीक है, और बहुत मजे से स्टोरी को सुनना है, और जहां जहां कोई बात होगी तो फिर हम लोग बात करेंगे उस पर। तो आपकी जो स्टोरी है, सबसे पहली बात तो ये रेनेसा समय का कहानी है, और वेरेना जो कि इटली का एक शहर है, वहां इसकी सेटिंग है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, ये ज्यादा मोटा हो गया, एक सेकेंड थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ये अब आपने देखा कि ये टू नोबल फैमिलीज की कहानी है, मोन्टैग एंड कैपुलेट की। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कौन से दो फैमिली रिलेट करते हैं इस प्ले में, तो मोन्टैग हैं और कैपुलेट हैं। ये क्या है, आर लॉक्ड इन अ बिटर एंड एंशिएंट फ्यूड। बहुत ही उनका जो फ्यूड है बहुत ही बिटर है, हमेशा लड़ाई चला करता है, और वो बहुत पुराना है, मतलब आज से दुश्मन नहीं, कहते ना जन्म जन्म के दुश्मन, तो ऐसे वाले वो दुश्मन हो गए हैं। हुज ओरिजिन नो वन अलाइव कैन रिकॉल। जो कोई भी जिंदा है उसको पता नहीं कि इनकी दुश्मनी क्यों हुई है, कैसे हुई है, ये किसी को नहीं पता है। बस इनको ये पता है कि सामने वाला दिख गया तो अपनी आंखें फेर लेनी है, उसको गाली देना है, या उससे झगड़ा करना है, या जान से मार देना है, बस। और इसके अलावा इनको कुछ नहीं पता है। आफ्टर अ सीरीज ऑफ पब्लिक ब्राल्स बिटवीन बोथ ऑफ नोबल्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द टू फैमिली, यानी जहां भी उनके लोग मिल जाते हैं, उनके फैमिली का कोई, यहां तक कि नौकर चाकर भी एक दूसरे को मिल गए तो आपस में मारपीट कर लेंगे, ये कहानी है। विच सेड ब्लड एंड डिस्टर्ब द पीस इन वेरोना सिटी स्ट्रीट। और इससे क्या है, वेरोना के सिटी स्ट्रीट में हमेशा जो है इन लोग के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ करता है, सब लोग डिस्टर्ब होते हैं इनकी दुश्मनी से। प्रिंस एस्कलस जो कि आपको पता है कि रूलर हैं, प्रिंस हैं वेरोना के, ये डिक्लेयर करते हैं कि एनीवन इन आइदर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी फ्यूचर फाइटिंग विल बी पुट टू डेथ। ये देखो बहुत बढ़िया, जो हमारे प्रिंस हैं ये बहुत ही अच्छे हैं। देखिए, इससे ये पता चला कि हमारे प्रिंस जो हैं यहाँ क्या है, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि बहुत ही लॉफुल है। क्या है, लॉफुल है, यानी लॉ को सबसे ऊपर रख रहे हैं। तो अगर हम लॉफुल की बात करें तो आप देखेंगे शेक्सपियर के कई प्लेज ऐसे हैं जो कि उसमें जो ड्यूक है या जो हमारा जो भी प्रिंस है या किंग है वो बहुत ही लॉफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये कैरेक्टर दिखाई दे रहा है कि जो बहुत ही लॉफुल है।
और ये क्या करेगा, इसने ये अनाउंस किया है कि भैया ये सब बहुत वो कर दिए हैं, लोगों ने जाके शिकायत की है कि ये देखो जब मिल जाते हैं तब मारपीट किया करते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि भैया अब इनके फैमिली का कोई भी दिख गया मारपीट करते हुए तो जो पकड़ में आ गया उसको सीधे डेथ पेनाल्टी मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने सिस्टम बनाया। आप देखते हैं क्या होता है। एवरी ईयर द कपलेट्स थ्रो क्या है, मास्क्यूरेड बाल। चलो बस ये समझो कि बाल मतलब एक पार्टी होती है जहां सब एक दूसरे मतलब डांस करते हैं सब, ठीक है। तो इन्होंने एक पार्टी रखते हैं, कौन, कपलेट रखते हैं हर बार हर साल, ठीक है। अब क्या होता है अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने एक नावल सभी ने पढ़ा होगा क्या, मुझे कोई एक बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट है रोमांटिक एज की, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप सब लोग जानिए कुछ चीजें। और रोमांटिक एज की बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट है जिनका नाम है जेन ऑस्टेन। उनका एक बहुत ही फेमस नावल है जिसमें बाल का डिस्क्रिप्शन है। हाँ यस, प्राइड एंड प्रेजुडिस, बिल्कुल ध्यान रखना। और उसी बाल में जो हमारे हीरो हीरोइन है एक दूसरे के प्रति प्राइड एंड प्रेजुडिस जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, वहां पे भी नहीं जाते हैं। तो ये बॉल जो है हमेशा हुआ करता है, पार्टी टाइप का होता है जहां सब आके डांस करते हैं, ठीक है। द मोन्टेक्स आर ऑफ कोर्स नॉट इनवाइटेड। और आपको पता है आप दुश्मन को थोड़े ना बुलाएंगे, कपलेट्स लोग पार्टी दे रहे हैं तो क्या मोन्टेक्स को बुलाएंगे, बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। तो उनको नहीं बुलाया गया है। एज कपलेट एंड लेडी कपलेट fuss over the arrangement for the party, ensuring that everything is perfect for their friends and guests। जब इन लोगों को लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है, और उस समय इन लोगों ने प्लान ये भी किया रहता है कि जो पेरिस है, पेरिस उसको बुलाए रहते हैं लोग पार्टी में, क्योंकि इनको ये प्लान होता है कि पेरिस को देख के, पेरिस चूंकि बहुत ही हैंडसम है तो उसके साथ उनकी लड़की जो जूलियट है वो फॉल इन लव हो जाएगी, यानी प्यार में पड़ जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग शादी करवा देंगे, ठीक है। लेकिन अब देखो एट 13 जूलियट इज नियरली ऑफ मैरिजेबल एज एंड द कपलेट्स बिलीव दैट मैरिंग पेरिस would allow their daughter to ascend the social ladder of Verona, ठीक है। तो ठीक है, यानी ये हमें पता चलता है कि लड़कियों को उस समय ज्यादा समय तक जो है अनमैरिड नहीं रहने दिया जाता था, यानी 13 साल के ईयर में ही उसकी शादी ब्याह के बारे में लोग सोच रहे हैं, यानी बाल विवाह प्रचलित था उस समय भी, शेक्सपियर के और इंग्लैंड में भी। तो ये ध्यान देना, सिर्फ हमारे इंडिया में ही बाल विवाह नहीं हो रहा था, ये शेक्सपियर की स्टोरी से ये पता चल रहा है कि ये सब जगह था। अब देखो ठीक है, ड्यूरिंग द पार्टी टू मोन्टेक्स। अब देखो यहाँ क्या होता है कि अब भैया ये आपको स्टोरी वहीं समझ जाना चाहिए ताकि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। लेकिन किसको नहीं बुलाया गया, पार्टी कौन दे रहा है, कपलेट्स, और किसको नहीं बुलाया गया है, मोन्टेक्स को। क्यों बुलाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन हैं। तभी क्या हो जाता है, अचानक पार्टी में दो लोग पहुंच जाते हैं, कौन है, रोमियो और उनके कजिन कौन है, बेनओलियो, ये भूलना नहीं, ये दोनों पहुंच जाते हैं। और साथ ही साथ इनके साथ और कौन जाते हैं, झगड़ा करने वाले इनके कुछ और दोस्त पहुंच जाते हैं, जिसमें एक मर्क्यूटियो, ठीक है, ये किंग्समैन और प्रिंस एस्केलस हैं, ठीक है। और ये लोग जाके वहां पे लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, ठीक है, वहां पे जाके ये लोग बवाल कर दे रहे हैं। तो 3 कैरेक्टर वहां घुस गए हैं, रोमियो, बेनवोलियो एंड मर्क्यूटियो, ठीक है। ये लोग जो है मोन्टैक फैमिली के सदस्य हैं, ये लोग वहां पहुंच गए हैं और जाके वहां पे इन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, अटेंड द पार्टी रिलक्टेंटली एंड ओनली बिकॉज ही इज होपिंग टू सी रोजालिन। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये गया है रोजालिन को देखने के लिए, कौन, रोमियो, क्योंकि ये रोजालिन के प्यार में पड़ चुका है। अ यंग वुमेन हु ही हैज बीन होपलेसली इन लव विद, जिसके ये प्यार में है, एंड अनसक्सेसफुली परसुइंग, ये अनसक्सेसफुली परसुइंग कर रहा है। बताओ क्यों भाई अनसक्सेसफुली परसुइंग कर रहा है, एनीवन, क्योंकि वो शादी नहीं करने वाली है किसी से प्यार नहीं करेगी। हिज लैक ऑफ रोमांटिक सक्सेस, ठीक है, हैज मेड हिम नोटिसेबल फॉर लॉन्ग एज ऑफ लेट, मच टू द चैग्रीन ऑफ हिज फ्रेंड्स हु नॉनथलेट पोक फन एट हिम। तो सब मजा लिया करते हैं, क्योंकि भाई अब दोस्त है और ये किसी को प्यार कर रहा है, चाह रहा है, और इसको कोई भाव नहीं मिल रहा है, तो इसके सारे दोस्त लोग भाई बस इसका मजा लिया कर रहे हैं, जोक इस पे किया करते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है रोजालिन को प्यार कर रहे हैं, देखो क्या होता है। अब देखो क्या होता है, टाइबाल्ट, अ हार्ट ब्लडेड मेंबर ऑफ द हाउस कपलेट, नोटिसेस द इंट्रूशन ऑफ द मोन्टैक्स एंड रिकॉग्नाइजेस देम इन स्पाइट ऑफ देयर मास्क। हालांकि ये सब मास्क लगा के गए रहते हैं, ध्यान दो, उस समय भी ये सब चोरी छुपके से पार्टी में गए, क्योंकि इनको पता है कि दे आर प्रोहिबिटेड, इनको नहीं बुलाया गया है, पार्टी कपलेट्स की है। लेकिन चूंकि रोमियो अभी मात्र 16 साल का लड़का है और वो किसी से प्यार करता है, उससे मिलना चाहता है, तो ये उसके साथी लोग उसके हेल्प करने के लिए गए हैं, ठीक है। और ये लोग मास्क लगा के गए हैं, लेकिन टाइबाल्ट इनको पहचान लेता है। अब देखो भाई क्या होगा, बट व्हेन ही ड्राज हिज रैपियर एंड बिगैन अप्रोचिंग देम टू प्रोवोक अ फाइट, कपलेट्स अर्जेड टाइबाल्ट नॉट टू एम्बैरस देयर फैमिली, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब वो कहता है कि मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तभी जो है कपलेट लोग जो है फैमिली के सदस्य हैं, कपलेट जो है इनके मेन है, फादर है जूलियट के, वो कहते हैं भाई ये सब बवाल मत करो, नहीं तो फैमिली को बहुत एम्बैरसमेंट झेलना पड़ेगा। तो इससे ये हमें पता चला कि ये तीनों जाके पार्टी का पूरा मजा खराब कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी पार्टी बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है, और इससे ये छोटी छोटी चीजें जो हमेशा हुआ करेगा, और इन लोग की दुश्मनी बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When the masked Romeo spots Juliet from across the room, अब यहां से देखो भाई हमारे हीरो हीरोइन की कहानी शुरू हो जाएगी, तो बहुत ध्यान से ध्यान देना है। और when the masked Julio, अब जो रोमियो जो है यहाँ पे मास्क चूंकि पहने हुआ, ये जूलियट को देख लेता है, ठीक है। स्पॉट्स जूलियट फ्रॉम द अक्रॉस द रूम, ही इंस्टेंटली फॉल्स इन लव विद हर, और वो तुरंत उसके साथ प्यार में पड़ जाता है, उसको देखते ही तुरंत। जूलियट इज इक्वली स्मिटेन, और हमारी जूलियट भी रोमियो को देख के उतनी ही ज्यादा प्यार में पड़ जाती है जितना कि हमारा हीरो रोमियो। The two of them speak exchanging suggestive jokes
एंड देन किस। और इनका प्यार बहुत तेजी से एडवांसमेंट की स्टेज पे चल रहा है। मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि जो रियल स्टोरी है उसमें 30 दिनों में इन लोगों के बीच जो है इनका पूरा स्टोरी है 30 दिनों का लगभग, लेकिन यहाँ स्टोरी मुश्किल से 1 से 3 दिन का है। और यहाँ पे जो है ये तुरंत जो है देखिए एक दूसरे को प्यार करते हैं, बातचीत करने लगते हैं और फिर तुरंत किस स्टार्ट कर देते हैं, यानी इसका मतलब कि इन दोनों को प्यार हो गया। एज द पार्टी एंड्स, रोमियो एंड जूलियट पुल्ड अवे फ्रॉम वन अनदर टू अटेंड देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, सेपरेटली डिस्कवर हु द अदर ट्रूली इज। और जैसे जैसे पार्टी जो है एंड होने लगती है फिर ये दोनों वहां से भागते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, लेकिन इनको वास्तव में पता चल जाता है कि कौन है भाई ये दोनों। तो इन दोनों को पता चल जाता है कि हम दोनों एक दूसरे के ऐसी फैमिली से डिपेंड करते हैं, मतलब रिलेटेड हैं, जो कि दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। लेकिन अब तो इनको प्यार हो गया है और इनका प्यार बहुत इनोसेंट है, ये एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते किसी भी तरह से। आगे बढ़ते हैं क्या होता है। ठीक है, जूलियट लेमेंट्स दैट हर ओनली लव स्प्रंग फ्रॉम हर ओनली हेट। देखो जब उन्हें पता चलता है कि ऐसे कहानी है तो वही कह रही कि एकमात्र मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को प्यार किया, वो भी कहां से आया, वो भी हेट्रेड से पैदा, मतलब हेट्रेड से आया, मतलब ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसे मेरी फैमिली वाले नफरत करते हैं। तो बेचारी दुखी है लेकिन अब तो प्यार कर बैठी है। देखते हैं। एज द पार्टी winds down and Romeo's friend prepare to leave, Romeo breaks off from them, jumps on the orchard wall and hides in the dark beneath Juliet's bedroom window। ठीक है, अब पार्टी एंड होने जा रही है और उसके रोमियो के जितने दोस्त हैं वो जाने लगते हैं। उसी दौरान जो है ये जूलियट के बेडरूम में चले आते हैं विंडो के माध्यम से कूद काट के, एकदम मॉडर्न हीरो हैं। सी इमर्जेज ऑनटू हर बालकनी एंड बिमोन्स हर फॉरबिडन लव फॉर रोमियो। ठीक है, और जब ये आते हैं अभी इनको जो है जूलियट देख नहीं पाई हैं और ये कहीं ना कहीं बिलाप कर रही है अपने लव को लेकर। इनको लगता है पता नहीं इनका लव इन्हें मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, बहुत दुखी हैं। और ये इतिहास में हर लव के सीन में बालकनी सीन के नाम से जाना जाता है, बहुत ही फेमस सीन है बालकनी सीन। ठीक है, तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे इसके कोटेशंस भी, इसमें क्या क्या चीजें बात हो रही हैं। तो ये रोमियो जो है यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, विशिंग अलाउड दैट द क्लाउड बी सम अदर नेम, रोमियो जंप्स आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस एंड टेल्स जूलियट दैट ही वुड डू एनीथिंग फॉर हर। तो जब ये देखते हैं रोमियो कि जूलियट इनसे इतना प्यार करती है तो तुरंत जूलियट के सामने आ जाते हैं मॉडर्न डबल की तरह और कहते हैं देखो जूलियट, तुम ही सिर्फ मुझसे प्यार नहीं करती हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। और अब चाहे जिस प्रकार का ऑब्स्टेकल आ जाए उससे हमें उसके सामने घुटने नहीं टेकने हैं। ठीक है, तो ये लोग बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं अपने प्यार के लिए। सिर्फ सोचो कुछ घंटों की मुलाकात है इनकी। रोमियो एंड जूलियट एक्सचेंज वोज ऑफ लव एंड रोमियो प्रोमिसेस टू कॉल अपॉन जूलियट टुमारो सो दैट दे कैन हैशली बी मैरिड। कितनी आगे बढ़ गए लोग। अब ये बिल्कुल भी एक दूसरे से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इनकी कहानी ये हो गई है कि अब जो है देखो, अब तो प्यार व्यार की बातें बहुत हो गई, अब हमको सीधे शादी करना है और अगर हम शादी कर लेंगे तो हमारे फैमिली वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और इसलिए कहते हैं देखो अब हम ज्यादा दिन नहीं, हम कल का कल मैरिज करेंगे, यानी कल तुम रेडी रहना और कल हम तुमको बताएंगे कि कहां हमारी मैरिज होगी। क्लियर है सभी को? क्या तो क्या क्लियर करना है सर, ये तो कहानी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट डे रोमियो विजिट्स अ काइंडली बट फिलोसफिकल फ्रायर लॉरेंस। इनका नाम कभी मत भूलना। अगर आप रोमियो एंड जूलियट पढ़ रहे हैं, फ्रायर लॉरेंस को नहीं जानते तो फिर बहुत दिक्कत है। तो फ्रायर लॉरेंस का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ठीक है, तो फ्रायर लॉरेंस के पास ये जाते हैं, अब उनके चैम्बर में जाते हैं। ही बेग्स फ्रायर लॉरेंस टू मैरी हिम टू अ न्यू लव जूलियट। ये उनसे कहते हैं कि मेरी जो है शादी आप करवा दीजिए, मैं शादी करना चाहता हूं। फ्रायर लॉरेंस अर्जेस रोमियो टू स्लो डाउन एंड टेक हिज टाइम व्हेन इट कम्स टू लव। कहते हैं बेटा इतना जल्दी क्या है बेटा, थोड़ा टाइम लो, है अभी तुमने किसी को देखा है, थोड़ा टाइम लो, सोचो विचारो फिर शादी करना, इतना जल्दी शादी की क्या है। ठीक है, और ये कहते हैं दीज वायलेंट डिलाइट्स, ये जो तुम्हारी डिलाइट्स हैं, जो तुम इतना खुश दिख रहे हो, ये बहुत ही वायलेंट डिलाइट्स हैं, वायलेंट खुशी है ये, और ये बहुत ही गलत रिजल्ट दे सकती है, हैव वायलेंट एंड्स। ये भी ध्यान रखना। हु सेड दैट दीज वायलेंट डिलाइट्स हैव वायलेंट एंड्स। ये कहते हैं जो तुम्हारी डिलाइट्स है बहुत ही वायलेंट है, मुझे लगता है कि इसका एंड भी बहुत वायलेंट होने वाला है। ये पहले ही प्रेडिक्ट कर दिए रहते हैं। लेकिन लवर्स कहाँ मानने वाले हैं, अब उनको प्यार करना है, उनको शादी करना है। आप सभी को एक बहुत अच्छी मूवी शायद याद हो, रोमियो एंड जूलियट पे आधार करके, ऋषि कपूर की मूवी है, हीरोइन का नाम मुझे नहीं याद है, जिसमें एक गाना है कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, लैला मजनू। ठीक है, ठीक है। तो अब चाहे दुनिया जो आ जाए, पत्थर से मारे चाहे जो करे, लेकिन शादी करना है तो करना है। ठीक है, सोच लिए। बट रोमियो इंसिस्ट ही अराउंड रियलाइजिंग दैट अ मैरिज बिटवीन रोमियो एंड जूलियट। अच्छा, ओके, वो कहता है कि मैं जो कर रहा हूं मैं जानता हूं। लॉरेंस Lawrence comes around realizing that a marriage between Romeo and Juliet could end their parents' old age feud। अब ये बात ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है
क्या इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जब देखते हैं रोमियो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है शादी करने के लिए, तो उनके माइंड में एक आइडिया आता है कि हो ना हो कहीं एक काम करते हैं हम, ये तो समाज के लिए भला सोचने वाले आदमी, तो कहते हैं काम करते हैं, अगर हम शादी इन दोनों की करा देते हैं तो कल हो सकता है कि इनके पेरेंट्स सोचे कि चलो अब हमारे बच्चों की शादी हो गई, अब हम लोग भी मिलजुल के रहते हैं और ये जो इतने दिनों से लड़ाई झगड़ा मार काट चल रहा है बंद हो जाए। तो ये बेचारे अच्छा सोचते हैं। लेटर दैट दे बेनवोलियो एंड मर्क्यूटियो इनकाउंटर टाइबाल्ट। अब देखो, अब उसके बाद ये मान के चलो कि इनकी शादी हो करवा देंगे वो, ठीक है, अब इनकी शादी होगी थोड़ी देर के लिए, आप ये समझ लो। अब क्या होगा, उसी दिन की कहानी और समझ लो। अब बेचारों की भी शादी हुई है, शादी करके जो है जूलियट अब अपने घर चली जाती है और अब वो रोमियो को इंतजार करेगी शाम के समय कि रोमियो फिर जो है कूद फांद के जो है खिड़की से बेडरूम में आएगा। लेकिन उससे पहले अभी वो इंतजार करे बेचारी, कुछ और घटना घट जाएगी। देखते हैं क्या घटना घटेगी। बहुत ही ट्विस्ट है स्टोरी में यहाँ पे, ध्यान देना। बताओ, शादी हो गई, न्यूली मैरिड जो है वुमेन है, सीक्रेटली शादी कर ली, इंतजार कर रही है अपने लवर का, और इधर देखो क्या हुआ। लेटर दैट डे बेनवोलियो एंड मर्क्यूटियो इनकाउंटर टाइबाल्ट। बस इतना समझो कि मोन्टैग की फैमिली से हैं। किस फैमिली से हैं? मोन्टैग की फैमिली। अब देखिए, टाइबाल्ट तो पहले से गुस्सा है। टाइबाल्ट क्यों गुस्सा है इन दोनों पे? पार्टी में कुछ कर नहीं पाया था क्योंकि इस लोगों ने रोक दिया था। ये तो सोचा था तलवार निकाल के मार दें अभी इन दोनों को, ठीक है, या खूब पिटाई करें, लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने रोक दिया कि देखो पार्टी बेकार हो जाएगी, इसलिए तुम तो। ये उस समय अपना खून पी के एकदम समझ लो शांत रह गया था, कहा बाद में मिलेंगे तो बताऊंगा। तो अभी ये बहुत गुस्से में कहता, अच्छा ये सब पार्टी खराब किए थे, अब बताता हूं दोनों को, ठीक है। तो अब देखिए, हु इज फ्यूरियस दैट द मोन्टैग्स क्रैश्ड कपलेट फैमिली। पहले से कपलेट पार्टी खराब कर चुका तो इसलिए नाराज है। टाइबाल्ट हैज इन अ लेटर, ठीक है, इन अ लेटर चैलेंज रोमियो टू अ डुअल। और ये क्या कहता है, ये रोमियो से कहता है कि तुम आओ, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझसे लड़के दिखाओ। अब मर्क्यूटियो एंड बेनवोलियो आर वरीड अबाउट द इंपल्सिव। एक लेटर ये लिए रहता, ध्यान देना, ये लेटर में ये इन लोगों से कहता है कि भाई तुम अपने रोमियो को बुलाओ, उससे कहो कि मुझसे लड़े, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे मर्क्यूटियो एंड बेनवोलियो हैं, ये डर रहे हैं कि नहीं ऐसा ना हो कि इंपल्सिव रोमियो जो है लड़ाई कर ले और कुछ दिक्कत हो जाए, ठीक है। तभी हमारा रोमियो हीरो आ जाता है, ठीक है। व्हेन रोमियो सोज अप टू फाइंड टाइबाल्ट, ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद से क्या होगा, बेनवोलियो एंड मर्क्यूटियो एक्सचेंजिंग वर्बल बाप्स, ठीक है। वर्बल बाप्स मतलब, बाप्स का मतलब यहाँ पे है गालियां देना, मतलब एक दूसरे को ये गालियां दे रहे हैं। कौन? ये तीनों आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के अलग फैमिली से हैं और ये दूसरे को देखते हैं, मैं पहले बता चुका हूं, या तो मारपीट करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो ये एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, टीटरिंग। ये टीटरिंग का मतलब होता है मूविंग। ये पहुंच चुके हैं कहां पे? ऑन द एज ऑफ अ फाइट। अब ये पहुंच चुके हैं फाइट के कगार पे। अब लड़ाई झगड़ा, जब गाली दे लोगे बहुत ज्यादा तो अब अंतिम स्टेज क्या बचेगा भाई? मारपीट करना। तभी रोमियो वहां आता है और वो कहता है कि भैया ये सब मत करो, मान जाओ, लड़ाई झगड़ा में कुछ रखा नहीं है। तो ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्यों ऐसा कह रहा है मर्क्यूटियो एंड और दूसरे कौन? बेनवोलियो। क्योंकि अभी तक तो जब भी बात होती थी तो ये भी लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहता था, लेकिन पहली बार रोमियो क्या कहता है? कहता नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और ये छुड़ाने की कोशिश करता है। बताओ ऐसा क्यों करता है रोमियो? एनीवन? क्योंकि वो जूलियट से शादी कर चुका है। अब ये इसका कौन हो गया? टाइबाल्ट इसका क्या लगेगा? साला लगेगा। क्योंकि ये बात फ्रायर से बातचीत में वो क्लियर हो चुका है। फ्रायर बोल चुका है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी फैमिली एक हो जाएंगी। तो अब इसके माइंड में भी वही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हमारी फैमिली एक हो जाए, नहीं तो फिर हमारी शादी को एक्सेप्ट कैसे करेंगे। तो इसलिए ये किसी अनहोनी को रोकने के लिए क्या करता है कि उन दोनों के झगड़े को रोक रहा है, लेकिन वो सब कहां मानने वाले हैं, ठीक है। और ये सोच रहा है कि भाई अब तो ये मेरा रिश्तेदार हो गया, क्योंकि इसकी बहन से मैंने शादी कर ली है, तो अब अगर इसको कुछ होगा तो दिक्कत मेरे को होगा, है ना। तो अब ये बिल्कुल पूरी तरह से वो कर रहा है, बचाव कर रहा है कि लड़ाई ना हो, लेकिन होगा। अब तो देखो क्या होता है। ही एंड जूलियट हैव जस्ट हैस्टली विजिटेड फ्रायर। अब देखो, वो जो मैंने बोला था कि शादी हो चुकी है, मतलब इसके पहले रोमियो यहाँ आया, उससे पहले रोमियो क्या कर चुका है देख लो। ही एंड जूलियट हैव जस्ट विजिटेड फ्रायर लॉरेंस चैम्बर टुगेदर एंड आर नाउ मैरिड। यानी ये दोनों तो इसके पहले ही जाके मैरिड हो चुके हैं, यानी शादी कर चुके हैं। रोमियो डजंट वांट टू फाइट टाइबाल्ट हु इज नाउ टेक्निकली हिज किन्समैन। अब उसका रिलेटिव हो चुका है, बट ही नोज ही कांट रिवील द ट्रूथ टू टाइबाल्ट। लेकिन वो जानता है कि अभी तो ऐसे सिचुएशन में जहां मारधाड़ चल रहा है, इस बात को ओपन भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो सही समय का इंतजार कर रहा है। बिफोर रोमियो कैन एक्सप्लेन हिज रीजन फॉर हेजिटेटिंग। और इधर ये लोग बहुत गुस्से में है। कौन? बेनवोलियो और मर्क्यूटियो। ये कह रहे हैं ये रोमियो को क्या हो गया, ये तो हम ही लोग को रोक रहा है और ये हमको बंदा गाली दे रहा है टाइबाल्ट, ठीक है। ये बार बार गाली दे रहा है और रोमियो बार बार आके बेनवोलियो और इनको मर्क्यूटियो को रोकना, भैया रुक जाओ न लो। तो फिर ये सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो ये सोचा कि अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भैया बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। और बहुत बड़ा गड़बड़ क्या हो गया कि ये अभी रोक रहे हैं मर्क्यूटियो को, रुक जाओ मर्क्यूटियो। और टाइबाल्ट इस मौके का फायदा उठा लेते हैं और क्या करेंगे? तुरंत उठा के तलवार मार देंगे। किसकी पेट में? यस, मर्क्यूटियो को, बिल्कुल। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पे जो है मर्क्यूटियो जो है को तलवार लग जाएगी। और देखिए, रोमियो ट्राइज टू सेपरेट देम बट टाइबाल्ट स्टैब्स एंड किल्स मर्क्यूटियो अंडर रोमियोज आर्म। अब बताइए, ये बेचारा रोक रहा है, लेकिन टाइबाल्ट कहाँ मारने वाला है? उसने तलवार मार दिया और हमारा मर्क्यूटियो बेचारा मर गया तुरंत। उसकी किसकी बाहों में? रोमियो की ही बाहों में। अब रोमियो बताओ गुस्से में आ गया, क्योंकि वो भी तो उसका भाई है, दोस्त है। तो अब भैया ये बहुत गुस्से में आ गया। इसने क्या किया? इसने तुरंत फिर क्या किया? तुरंत मार दिया। तुरंत उसने वहां तुरंत टाइबाल्ट को जान से मार दिया।
और जब टाइबाल्ट को जान से मार दिया तो उसके बाद से वहां से भाग गया। और जब लोग आते हैं, प्रिंस आते हैं, सब लोग आते हैं और पता चलता है कि टाइबाल्ट को किसने मारा है, रोमियो ने मारा है, तो फिर रोमियो को एक सजा मिलेगी, बहुत ही भयानक सजा। ठीक है भाई, बहुत भयानक सजा मिल गई। अब बेचारा बताओ, अभी शादी करके आया था, सोच रहा है क्या हो गया, इसीलिए अपने आप को बोलता है फॉर्चून्स फूल। ये तो फॉर्चून की ही मतलब क्या बोला जाए, इसके पक्ष में बिल्कुल भी फॉर्चून नहीं है, दुर्भाग्य का मारा हुआ व्यक्ति है। ठीक है, शादी करके आया, सोचा शाम को जाएंगे फिर से, और फिर कुछ दूसरा उपाय सोचा जाएगा, कैसे परिवार वालों को मनाया जाए, कैसे क्या हो। यहाँ तो उल्टा हो गया। बताओ, जूलियट की ही बहन को भाई को मार दिया ये जान से, तो अब क्या होगा। अब बेनवोलियो अर्जेज हिम टू हरी, वो बेनवोलियो कहता बेटा तू यहाँ से निकल लो, अब निकल लो यहाँ से भाई, हम सब देख लेंगे। द प्रिंस एंड द सिटीजन्स वॉच अराइव, और तभी वो लोग आते हैं अलॉन्ग विद द एल्डर्स ऑफ हाउस कपलेट एंड हाउस मोन्टेग, और दोनों के कपलेट और मोन्टेग फैमिली के लोग भी आते हैं। अब क्या होता है, बेनवोलियो टेल्स प्रिंस एस्केलस व्हाट हैज अनफोल्डेड, वो सारी कहानी बता देता है, और प्रिंस बहुत ही नाराज है। उन्होंने ये कहते हैं, ये बेनिश कर देते हैं रोमियो को। और किस जगह पे बेनिश करते हैं, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, किस जगह के लिए बेनिश करते हैं, मंटुआ के लिए बेनिश कर दे रहे हैं। ठीक है, इनको सेंटेंस ऑफ डेथ भी दे सकते थे, लेकिन उसकी बजाय इन्होंने बेनिश किया है, क्योंकि मानते हैं कि भाई उसने मारा किसी को तो इसने भी मार दिया, तो इसलिए सेंटेंस ऑफ डेथ तो नहीं दे सकते थे, तो इसलिए इन्होंने बेनिश कर दिया है। अब ध्यान रखना, अब बताइए हमारी हीरोइन का क्या हाल होगा। ये तो बेचारा बेनिश हो गया। अब तो ये आस पास भी कहीं गलती से भी दिख गया तो उसके घर वाले बिना किसी सोचे समझे जान से मार देंगे। किसको मार देंगे, रोमियो को। तो इसलिए अब ये जूलियट के घर तो जा ही नहीं सकता किसी भी तरह से, इसके जान को बहुत ज्यादा खतरा है। अब ये कहां जाएगा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बैक एट कपलेट मैंस, मैंस मतलब होम, ये कपलेट के मैंसे पे पहुंचा है। देखिए वहां क्या होता है, जूलियट ड्रीमली अवेट्स द अराइवल ऑफ रोमियो, और हमारी हीरोइन जूलियट जो है इंतजार कर रही है हमारे हीरो का, whom she believes is hurrying from church so that they can spend their wedding night together। अब वो सोच रहे कि शादी हो चुकी, कम से कम वेडिंग नाइट को तो एक साथ बिता सकें। देखते हैं क्या होता है। जूलियट्स रेवरीज मतलब जो उसकी कल्पनाएं हैं, भावनाएं हैं, आर सेटर्ड, वो सेटर्ड हो जाते हैं विद हर नर्स, जब नर्स आके सूचना देती है। क्या सूचना देती है, रोमियो हैज स्लेन टाइबाल्ट एंड बीन बैनिश्ड फ्रॉम वेरेना। तो ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि टाइबाल्ट उसका भाई है। एक तो इस खबर से दुखी होती है, पहले गुस्सा होती है रोमियो के ऊपर, लेकिन प्यार अंधा होता है, प्यार का लव इज ब्लाइंड। अब ये कहती है भाई को मारा तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो उससे प्यार करती हूँ और सच्चा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तो अब यही चाह रही हूँ कि मुझे रोमियो किसी भी तरह से मिले। ठीक है, और ये नर्स से कहती है कि जाओ तुम रोमियो को ढूंढ के लाओ, पता करो कहाँ है, मुझे रोमियो चाहिए, नहीं तो मैं अब क्या करेगी भगवान जाने। जूलियट इज फ्यूरियस विद रोमियो फॉर किलिंग, वो जो मैं बातें आपको बता ही चुका हूं, लेकिन ये उसके बिना रह नहीं सकती। जूलियट बीट्स हर नर्स, जूलियस अपने बीट्स नर्स से कहती है क्या, टू गो फाइंड रोमियो एंड ब्रिंग हिम टू हर, और उसे उसके पास लेके आए, लेटिंग हिम नो दैट शी स्टिल वांट्स टू सी हिम इन स्पाइट ऑफ हिज एक्शंस। चाहे उसने जो किया, लेकिन मैंने तो सच्चा प्यार किया, मैं उससे ही देखना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ। द नर्स हेड्स टू फ्रायर लॉरेंस चैम्बर, और यहाँ पे नर्स कहाँ जाती है, फ्रायर लॉरेंस के चैम्बर में, क्योंकि इसे पता है इन्होंने ही शादी कराई है। वहां जाती है और वहीं पे हमारा जो रोमियो है छुपा हुआ है। तो आप ध्यान रखना कि मर्डर करने के बाद रोमियो कहाँ गया था, वो फ्रायर लॉरेंस के पास गया था, वहीं पे छुपा हुआ था। अब यहाँ पे रोमियो जो है बेचारा दुखी है, अपने भाग्य के बारे में रोता है फ्रायर से। तो फ्रायर कहते हैं देखो तुम चिंता ना करो रोमियो, मैं कोशिश करूंगा तुम दोनों को किसी तरह मिलाने की। ठीक है, और ये कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, और जो भी चीजें होंगी मैं तुमको बताऊंगा, तुम्हें कब आना है, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो तुम मेरे एक संदेशे का इंतजार करना, तुम मेरे एक लेटर का इंतजार करना, और तुम यहाँ से चले जाओ कहाँ, जहां तुम्हें बेनिश किया गया है, मंटुआ। इतनी बात क्लियर सभी को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और ये कहते हैं ठीक है आप चले जाओ, और जब हम कोई आपको मैसेज देंगे तब आप आना, जो मैसेज में लिखा होगा उसके अनुसार आप काम करना। ठीक है, तो नर्स यहाँ पे आई हुई है, आपको पता है, अराइव्स एंड समन्स रोमियो टू जूलियट्स चैम्बर। वो कहती है कि तुम जाओ, जूलियट तुम्हारा इंतजार कर रही है, ही हैप्पीली फॉलोज हर, और ये भी जाता है। एंड फ्रायर लॉरेंस अर्जेस रोमियो टू हेड स्ट्रेट टू मंटुआ, लेकिन फ्रायर मना करता, कहता नहीं ऐसा मत करो, नहीं तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी, तुम मंटुआ जाओ और हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तो अब ये जाएगा, ऐसा नहीं है, अब ये जाएगा पहले जूलियट के पास, फिर उसके बाद मंटुआ जाएगा इन द मॉर्निंग। ठीक है, मंटुआ इन द मॉर्निंग अवेट वर्ड फ्रॉम अ मैसेंजर। तो अभी क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या करेगा ये। अब रोमियो सबसे पहले जाएगा जूलियट से मिलेगा, और फिर उसके बाद ये सुबह में निकल जाएगा मंटुआ के लिए, और वहां पे उसे मैसेज मिलेगा किसके द्वारा, फ्रायर के द्वारा। तो उसके हिसाब से ये काम करेंगे। अब देखते हैं, अब यहाँ पे कहानी बिगड़ जाएगी, क्योंकि डेथ हो चुकी है किसकी, टाइबाल्ट की, और टाइबाल्ट की डेथ हुई है किसकी वजह से, रोमियो की वजह से। तो अब यहाँ पे जो है इनकी फैमिली के जो लोग हैं, ये लोग एकदम डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम बहुत जल्दी से जल्दी शादी किसका करा देंगे, जूलियट का। और फिर ये लोग आनंद फानंद में शादी तय कर देते हैं जूलियट की, किससे, पेरिस से। तो आप ध्यान रखना कि वो पेरिस से तो शुरू से ही शादी करवाना चाहते थे, तो अब पेरिस से शादी तय हो चुकी है। ठीक है, और एक डेट वगैरह भी फिक्स हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी से। द डेथ ऑफ टाइबाल्ट अफेक्ट्स कपलेट डीपली, ही डिसाइड्स टू मैरी जूलियट टू पेरिस इमीडिएटली। ठीक है, तो अब कपलेट डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अपनी लड़की की शादी बहुत जल्दी कर देना है, टू चीयर बोथ जूलियट एंड हिमसेल्फ अप, दोनों भाई खुश रहें, ताकि जूलियट एंड रोमियो बीट ईच एंड अदर। यहाँ ध्यान देना, अब जूलियट देखो रोमियो आ गए हैं और ये मिलते हैं जूलियट से,
बिड ईच अनदर फेयरवेल एज द डॉन ब्रेक्स, ठीक है। और सुबह के समय जब जैसे अभी सुबह होने वाली उसके ठीक पहले एक दूसरे को फेयरवेल बोलते हैं और ये निकल जाते हैं। दो जूलियट सेज ही हैज अ टेरिबल फीलिंग सी विल नेवर सी रोमियो अगेन। और यहाँ पे जूलियट को अपने अंदर से एक फीलिंग आ जाती है कि शायद हो सकता है मैं अब रोमियो से दोबारा मिल नहीं पाऊंगी। ये बात वो कहती है, ठीक है। सी अर्जेज हिम टू हरी एंड टू मंथ, वही इसलिए कहती है तुम जितना जल्दी हो सकता है सुबह होने से पहले निकल जाओ, कहीं कोई देख लिया और पता चले तुम ही नहीं रहे, हाँ, तो ये उसको जल्दी से वहां से रवाना कर दिया। ओके ठीक है। लेडी कपलेट इंटर्स, और तभी जैसे ही वो जाता है लेडी कपलेट आती हैं जूलियट के चैम्बर में, और उस समय जूलियट क्या कर रही होती हैं? जूलियट रो रही होती हैं। अब ये बताओ कि जूलियट क्यों रो रही हैं और लेडी कपलेट क्या समझेंगी? आप में से कोई बता सकता है? एनीवन? क्योंकि एक दिन पहले ही तो भाई मरा है। एक दिन क्या भाई, उसी दिन पिछले दिन ही मरा है और रात ही बीती है सिर्फ। तो ये सोच रही है कि ये टाइबाल्ट मर गया है इसलिए रो रही है। और ये किस लिए रो रही है? क्योंकि इसका जो है पति, अब तो हम इसे लवर नहीं बोल सकते रोमियो को, अब ये हस्बैंड हो चुका है, क्योंकि इसका हस्बैंड चला गया है और बिछड़ गया है और पता नहीं क्या होगा। ये भविष्य को सोच के डर रही है और रो रही है, ठीक है। Believing Juliet is still sad over Tybalt's death, Lady Capulet delivers the news that Juliet will soon be married to Paris। और ये कहती है बेटी चिंता न करो, अब तुम्हारी हम शादी बहुत जल्दी करवा देंगे पेरिस से। जूलियट रिफ्यूज, जूलियट मना करती है। एंड लेडी कपलेट अर्जेस जूलियट टू टेल हर फादर ऑफ हर डिसीजन, लेकिन वो कहती है देखो बेटा तुम चाहे जो कहो, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने डिसीजन ले लिया तो तुम्हारी शादी पेरिस से होकर रहेगी। कपलेट इंटर्स, और तभी उनके पिताजी आ जाते हैं। एंड व्हेन जूलियट स्टबर्नली एंड एंग्रीली रिफ्यूटेड द अरेंजमेंट ही हैड मेड फॉर हर, और आपको पता है कि जब ऑलरेडी जूलियट की शादी किसी से हो चुकी है तो क्या इतनी आसानी से मान जाएगी? तो विरोध करती है। पहले मम्मी का विरोध की, फिर पापा आए तो उनका भी विरोध की, पापा मेरी शादी नहीं होगी। लेकिन पापा कहाँ मानने वाले? पापा कहते हैं कपलेट थ्रेटन्स टू डिसओन हर, कहते हैं तुम ज्यादा करोगी तो मैं तुमको अपनी पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा, ठीक है। पहला धमकी है। लेडी कपलेट्स साइड्स विद हर हस्बैंड, और लेडी कपलेट भी अब अपनी लड़की के साथ में नहीं, अपने हस्बैंड के साथ में है। एंड इवन द नर्स एडवाइस जूलियट, और यहां तक कि नर्स भी जूलियट को एडवाइस करती है कि तुम पेरिस से शादी कर लो और रोमियो को भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। कहानी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट आता जा रहा है, देखते हैं क्या होता है भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ सोर्स पहले मत पढ़ा करो, क्योंकि सोर्स में पूरी बात तो वहीं पे कहानी पता चल जाता है, तो ट्विस्ट का क्या मजा है। अब इसीलिए हम सोच रहे हैं कि सोर्स पहले ना बता के पहले कहानी बताया करें, ताकि पहले इंटरेस्ट ले लो फिर सोर्स देखा करो आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। जूलियट रसेस टू फ्रायर, जूलियट क्या करती है? फ्रायर लॉरेंस की ओर रसेस करती है, भक्ति है। अब तो इसे, अब ये बहुत डर गई ना, अब इसे लग गया कि अब तो मेरी शादी करवा देंगे घर वाले, तो मुझे कुछ रास्ता अपनाना पड़ेगा, मुझे जूलियट रोमियो के पास जाना पड़ेगा। तो ये क्या करती है? फ्रायर के पास जाती है बहुत गुस्से में, और थ्रेटनिंग टू किल हरसेल्फ, और अपने आप को थ्रेटन करती है कि मैं अपने आप को हत्या कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी। इफ ही कैन नॉट डिवाइस अ प्लान टू गेट हर आउट ऑफ द मैरिज टू पेरिस, ये कहती है फ्रायर से कि अब देखिए आप ही कुछ करिए फादर, अगर आप मेरी शादी पेरिस से होने से नहीं रोकेंगे तो मैं अपने आप को जान से मार दूंगी। अब यहाँ पे जो हमारे फ्रायर साहब हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, ठीक है। ये सोचते हैं बताओ ये छोटी सी लड़की है, मर जाएगी तो कितना खराब होगा। तो ये कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ उपाय करता हूँ। तो ये कुछ उपाय करते हैं, अब देखते हैं क्या उपाय करते हैं। फ्रायर लॉरेंस सेंसिंग जूलियट्स डीप पेन क्विकली कम्स अप विद अ स्कीम, एक स्कीम के साथ आते हैं। और स्कीम क्या है? ही गिव्स हर अ वियाला पोशन, उसे एक पोषण देते हैं, उसे एक छोटी सी मतलब बॉटल देते हैं, छोटा वाला एकदम, जिसमें कुछ पोषण है। पोषण कैसा है वो देखिए, पोषण ऐसा है कि वंस ड्रंक, जिसे अगर एक बार कोई पी लेगा तो क्या हो जाएगा? विल मेक इट सीम लाइक शी इज डेड, अगर वो एक बार पी लेगी तो ऐसा लगेगा जैसे वो उसकी डेथ हो गई है। अब क्या होगा? बट विल रियली ओनली पुट हर टू स्लीप फॉर 40 आवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि कितने देर के लिए वो सो जाएगी। सबको पता चलेगा कि ये तो मर गई, बिल्कुल वैसा ही उसका बॉडी रिएक्ट करेगा, लेकिन वास्तव में वो सेंसलेस हो गई है कितने देर के लिए? 40 आवर्स के लिए। तो ये याद रखना, ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। ओके, अब उस समय साइंस, अरे आप पहले के समय क्या समझ रहे हैं? उस समय तो जड़ी बूटी और ये मेडिसिन नहीं है, एक प्रकार का वो है पोषण है, पोषण तो कभी अच्छा चलो ठीक है, जिसको जरूरत होगा तो पोषण बताना भी मेरे पास रखा हुआ है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। जूलियट विल बी लेट टू द रेस्ट इन द कपलेट टॉम, अब उसके बाद क्या होगा? एंड वंस शी वेक्स अप देयर, ठीक है। तो वो प्लान करते हैं कि ठीक है तुम जब 40 घंटों के लिए भाई सब लोग समझ जाएंगे कि तुम मर चुकी हो और तुमको सब लोग दफना देंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा? रोमियो आएगा, उसे तो पता है तुम जिंदा हो, फिर 40 घंटे के अंदर वो आ जाएगा, तुमको 40 घंटे बाद वहां से टॉम से निकाल ले जाएगा, फिर तुम दोनों भाग जाना, खत्म बात, अच्छा हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। ओके देखते हैं। फ्रायर लॉरेंस ओके विल कलेक्ट हर एंड हाइड हर अंटिल रोमियो रिटर्न्स फ्रॉम मंतवा, ये चीज वो बोल देते हैं कि ठीक है तुम चिंता मत करो, तुम जाओ ये दवा लो और ये एक्टिंग करो, बाकी मैं देख लूंगा। द फ्रायर प्रॉमिसेस टू गेट न्यूज ऑफ प्लान टू रोमियो सो दैट ही कैन हरी कम बैक, और कहते हैं ठीक है मैं ये पूरा न्यूज रोमियो को दे दूंगा, तुम वो आके तुम्हें फिर सब सारी चीजें सही हो जाएंगी। अब जूलियट टेक्स द वियाल, ये वियाल को लेती हैं एंड रिटर्न्स होम विद इट, और उसके साथ घर लौट जाती हैं। दो शी इज अफ्रेड द पोशन माइट आइदर किल हर और नॉट वर्क एट ऑल, जूलियट ड्रिंक्स इट एंड इमीडिएटली फॉल इन अनकॉन्शियस।
जूलियट को देखो, जब हम कोई खतरनाक स्टेप लेते हैं तो हमें डर भी तो लगता है, उसे लगता है कि हो सकता है कि ये पोशन है, ये रिएक्शन कर दे, और रिएक्शन कर दिया तो क्या हो जाएगी, मर सकती है, या ये भी हो सकता है कि पोशन वर्क ही ना करे, लेकिन फिर भी रिस्क लेती है, क्योंकि लव जो है इनका वास्तव में वो जो लस्ट वाला लव है वो तो नहीं है, ठीक है, जो कि आपके आर्थर साहब बोल रहे हैं, ठीक है, इनका लव वास्तव में बहुत ही जेन्युइन लव हो चुका है, बहुत पक्का प्यार करने लगे हैं, तो इसलिए उसके लिए अपने जान को भी न्यौछावर करने के लिए रेडी है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द कपुलेट हाउस होल्ड वेक्स टू डिस्कवर दैट जूलियट हैज सीमिंगली डाइड। अब क्या हो गया, जब अगली सुबह सब उठते हैं तो देखते हैं कि जूलियट की डेथ हो चुकी है, एज कपलेट एंड लेडी कपलेट। अब ये लोग क्या करेंगे, रोएंगे आएंगे, अभी देखते हैं जल्दी से। ओके, बस अब बहुत थोड़ा सा बचा है, पेशेंस बनाए रखें आप लोग और हमारी स्टोरी एंड हो जाएगी। अब क्या हो गया, दोनों लोग क्या सब रोएंगे भैया कि हमारी लड़की डेथ हो गई, कपलेट एंड लेडी कपलेट, ठीक है, मोर्न देयर डॉटर्स लॉस, फ्रायर लॉरेंस चाइड्स देम फादर, तभी फ्रायर लॉरेंस आ जाते हैं, इनका हर जगह उपस्थिति है, ये उन दोनों को चाइड करते हैं, डांटते हैं, कहते हैं तुम लोग क्या रो रहे हो भाई, तुम लोग को नहीं पता है कि ये जो तुम्हारी लड़की है ये अब यहाँ नहीं है, सी हैज गॉन टू हेवन, अब वो हेवन पहुंच चुकी है, ठीक है, उसे प्रमोशन मिल गया, सी हैज गॉट हाईएस्ट प्रमोशन ऑफ ऑल, तो ये रो नहीं, हाँ अब हो गया जो हो गया, हेवन में चली गई है, खुश है वो। अब देखिए इन मंटुआ, अब मंटुआ में रोमियो का जो सर्वेंट है बाल्थासर, ठीक है, ये आता है और यहीं पे कहानी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये बाल्थासर आएगा और टेल्स जूलियट हैज डाइड, और इसने बता दिया कि देखो भैया जूलियट तो मर गई, अब रोमियो सर पटक पटक के रो रहा है, ठीक है, लगता है बर्बाद हो गया है। ही प्लान्स टू डिनाई द स्टार्स एंड रिटर्न टू वेरोना, और कहता अच्छा, वो कहता बिल्कुल ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, मैं वेरोना जाऊंगा, देखूंगा क्या हुआ है, और ये वेरोना की ओर निकल जाते हैं। Before leaving Mantua, however, he visits the shop of a local apothecary. अब ये कौन है, एक प्रकार के मेडिकल शॉप है जहां पे जो लोग बेचते हैं उनको एपोथेकेरी बोलते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये एक पॉइजन बेचते हैं सब, ठीक है, वो फार्बिडन पॉइजन होता है, मतलब बेच नहीं सकते, लेकिन ये लोग चुपके चुपके बेचते हैं और वहां से ये पॉइजन खरीद लेते हैं, ठीक है, यानी ये डिसाइड कर चुके हैं कि अगर पहली बात तो ये विश्वास नहीं करते कि जूलियट की डेथ हो चुकी है, और कहते हैं अगर वास्तव में जूलियट की डेथ हो चुकी होगी तो फिर मेरा इस दुनिया में क्या काम, और मैं भी मर जाऊंगा, तो इस तरह पॉइजन ले चुके हैं। If Juliet really is dead, Romeo plans to drink the vial of poison and kill himself inside her town. कहते हैं यदि जूलियट की वास्तव में डेथ हो चुकी है तो मैं भी क्या करूंगा, मैं भी उसके टॉम के बगल में मर जाऊंगा, ठीक है। Back in Verona, Friar Lawrence learned that his brother in the cloth, Friar John, अब इनके जो भाई साहब है फ्रायर जॉन, has failed to deliver the letter about Juliet's feigned death to Romeo. अरे बाप, अब देखो यहां पे क्या था कि ये जो फ्रायर जॉन है, मैं अभी आपको शुरू में ही बता चुका हूं फ्रायर जॉन कौन थे। फ्रायर जॉन क्या है, ये कह लो कि एक तरह से ये भी फ्रायर है या भाई कह लो, लेकिन आप ये बस समझिए कि एक ऐसे फ्रायर हैं जिनको भेजा है, किसने भेजा है, उस फ्रायर लॉरेंस ने इनको भेजा है, क्या खबर लेके, ये खबर लेके एक लेटर दिया है कि जाओ तुम ये रोमियो को दे देना और उसे ये बता देना कि देखो ये जो है, लेटर में ये लिखा था कि जो जूलियट है वो मरी नहीं है, उसने फेन किया है, यानी उसने एक बहाना किया है मरने का, और वो 40 घंटे बाद फिर से जीवित हो जाएगी, तुम इसलिए 40 घंटे के अंदर आ जाओ। लेकिन अब तो लेटर मिला ही नहीं है, तो रोमियो हैज नो आइडिया दैट जूलियट इज रियली अलाइव, अब तो रोमियो को ये पता ही नहीं है। अब फ्रायर ये लॉरेंस जो है कोशिश करेंगे कि किसी तरह मैं रोमियो से पहुंच जाऊं, उसे मिल लूं और उसे बता दूं कि सच्चाई क्या है। अब हम देखेंगे क्या ये बता पाएंगे सच्चाई, आगे देखते हैं। फ्रायर लॉरेंस हरीज टू द कपलेट क्रिप्ट, क्रिप्ट मतलब टॉम, क्रिप्ट मतलब टॉम, ये टॉम पे अब ये सोचते हैं कि हम अब कहां जाएं, तो एक ही तरीका है भाई, अगर रोमियो आएगा तो कहां आएगा, जूलियट के टॉम के पास ही तो आएगा भाई, पता करने के लिए कि मरी है कि नहीं मरी है, तो अगर ये वहां आएगा तो मैं वहीं पे रहूंगा, सारी चीज बता दूंगा। तो ये उसके टॉम पे पहुंच जाते हैं, टू ट्राई टू हेड ऑफ द कैलेमिटी, एनी कैलेमिटी, हर कैलेमिटी को दूर करने के लिए। एट द ग्रेव साइड हाउएवर ट्रबल इज ब्रीविंग, ट्रबल तो बढ़ने वाला है ग्रेव साइड पे। पेरिस हैज अराइव्ड विद हिज पेज, पेरिस अपने एक सर्वेंट के साथ पेरिस आए हुए हैं। पेरिस कौन है भाई, जल्दी बताओ, फास्ट, दूल्हा है, चलो ठीक है, एक सेकेंड बस रुक जाओ, ठीक है। तो अब क्या है कि पेरिस जो है यहाँ पे आए हैं और ये सोचते हैं कि शादी तो नहीं कर पाया जूलियट से, लेकिन कम से कम शादी के बाद की जो प्रक्रिया है वो करते हैं। और ये क्या लेके आए हैं, आपको सभी को पता है कि आप बहुत सी फिल्में देखे होंगे क्रिश्चियन जिसमें रहते हैं, तो टॉम पे सब जाता है कोई उनका परिचित, तो क्या फ्लावर्स लेके जाता है और फ्लावर्स पहले रखता है टॉम पे, और फिर उसके बाद मौन व्रत या साइलेंस रहता है उसकी याद में, सोल की। क्लियर है सभी को, ये तो बात सबको पता होगी। हाँ, तो अब क्या होगा, ग्रेव साइड पे पेरिस जाते हैं, वो पेरिस क्या करते हैं, ये वहां पे किस लिए गए रहते हैं, स्कैटर फ्लावर्स अराउंड जूलियस टॉम, ये जूलियट के टॉम के चारों ओर फ्लावर स्कैटर करने के लिए गए रहते हैं। जाए तभी क्या होता है, ये देखते हैं कि कोई आ रहा है। रोमियो एंड बाल्थासार अप्रोच एंड पेरिस हाइज टू सी हु हैज कम टू द क्रिप्ट, और ये देखने, ये लोग अपने आप को हाई कर लेते हैं पेरिस, और ये देखने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन आ रहा है, कौन इसके टॉम पे आ रहा है। रोमियो टेक्स अप सम टूल्स एंड बिगिंस टू ब्रेक ओपन द कपलेट टॉम, और चूंकि रोमियो को भरोसा नहीं कि वास्तव में जूलियट की डेथ हो गई है, तो ये टॉम को कोई चीज ऐसा औजार पा जाते हैं जिससे ये टॉम को ओपन करने की कोशिश करते हैं कपलेट के।
ठीक है। वहां पे अब क्या होता है, द एस्टोनिश्ड ऑफेंडेड पेरिस स्टेप्स फॉरवर्ड टू स्टॉप हिम, तभी पेरिस जो छुपा रहता है वो बाहर आ जाता है और इससे कहता है रुक जाओ। अब क्या होगा, अब तो रोमियो भाई बहुत गुस्से में है, क्योंकि रोमियो को पता चला है कि हमारी बिलवेड, हमारी वाइफ जूलियट की डेथ हो गई है, तो अब वो तो जानना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, अब दोनों के बीच बहुत भयानक लड़ाई हो जाएगी और यहाँ पे रोमियो किसको किल कर देंगे, पेरिस को किल कर देंगे। पेरिस की डेथ हो गई, ठीक है। रोमियो सक्सीड्स इन ओपनिंग जूलियट्स टॉम, और यहाँ पे रोमियो फिर उसको मारने के बाद जूलियट के टॉम को ओपन कर लेते हैं, और जब ये टॉम को ओपन करते हैं तो फिर क्या होता है, ये देखते हैं कि टॉम के अंदर तो जूलियट की लाश पड़ी हुई है। ये भी समझ चुके, इनको न्यूज तो मिली नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। एज रोमियो looks upon Juliet, he notes that her cheeks and lips still seem flushed with blood, but believing she is dead, resolves to drink the poison and a final kiss. और ये सोचते हैं कि अब तो जूलियट की डेथ हो गई है और फिर इनके पास पॉइजन रहता ही है, तो अब सोचते हैं कि अब हम भी मर जाएंगे जूलियट को बस एक फाइनल किस करके। अगर मैं ये सीन याद करूं तो आप लोग मुझे कोई बता सकते हो कि क्या ऐसा सीन किसी शेक्सपियर के दूसरे प्ले में हुआ है कि फाइनल किस करके हीरो मरना चाहता है? हेलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही सुनना चाहता हूं। हाँ बोलिए। तो बिल्कुल आप सभी जितने लोगों ने ओथेलो बोला एकदम सही है, क्योंकि वो जब सारी सच्चाई जान जाता है कि उसकी गलती है तो वो भी डेस्टिमोना को फाइनल किस करके और अपने आप को स्टैबिंग करके मर जाता है, ठीक है। और वो बोलता है कि मैं फाइनल किस करके मर जाना चाहता हूं तुम्हारी बगल में। सेम वही चीज यहां भी हो रहा है, तो आपको कनेक्ट करना है स्टोरी से। अब रोमियो ड्रिंक्स द वियाल एंड डाइज, फ्रायर लॉरेंस, और फ्रायर लॉरेंस आने में देखो देर कर दी, अगर थोड़ी सी पहले आ गए होते तो ऐसा ना हुआ होता। बेचारे आते हैं तो क्या पाते हैं कि अब तो भैया डेथ हो चुका है, किसका, रोमियो का। जूलियट वेक्स और जूलियट जगती है। फ्रायर लॉरेंस अर्जेस हर टू अलाउ हिम विदाउट लुकिंग एट द बॉडीज। एट साउंड्स ऑफ द सिटीजन वॉच अप्रोच हाउएवर फ्रायर लॉरेंस फ्लीज। अब तभी क्या होता है कि तभी चारों तरफ से लोग आने लगते हैं, जब देखते हैं कि भाई यहाँ पे लड़ाई वड़ाई हुआ पेरिस और ये, तो लोग चारों तरफ दोनों फैमिली के लोग आने लगते हैं, और ये जब देखते हैं फ्रायर तो वहां से भग जाते हैं। और जूलियट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि उसका हीरो मर चुका है, और वो क्या करती है, देख लो भाई क्या करती है। इंस्टेड जूलियट स्टेज बिहाइंड विद रोमियोज कॉर्प्स, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये फ्रायर भागने से पहले जूलियट से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि एक काम करो बेटा, देखो अब तो तुम्हारा जो हस्बैंड है मर चुका है, तुम नन बन जाओ, तुम ननरी को एक्सेप्ट कर लो, तुम आ जाओ नन बन जाओ, हैं, और तुम नन्नी को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन ये ऐसा नहीं करेगी, और ये क्या करेगी, अब देखो, ये सोचती कि अगर जूलियट ने रोमियो ने पॉइजन पिया है तो सबसे पहले रोमियो के ओठों को जाती है, और रोमियो को ओठों को ये मतलब किस करने की कोशिश करती है कि अगर हम रोमियो ने भाई पॉइजन पिया है तो अगर मैं उसके ओठों को किस करूंगी तो मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन एक्चुअली पॉइजन उसके लिप्स पे ज्यादा रहता नहीं, तो जब देखती कि पॉइजन का असर इसके ऊपर नहीं हो रहा है तब ये क्या करेगी, ठीक है, तो ये क्या करेगी, रोमियो का डैगर निकालेगी। डैगर समझते हैं आप लोग, डैगर सीन मैकबेथ में पढ़ा आप लोगों ने, खंजर मतलब छोटा सा तलवार, तलवार का छोटा, तलवार का लड़का कह लो आप, स्वॉर्ड का, ठीक है। तो ये डैगर रोमियो का डैगर निकालती है, ठीक है, और उसके बाद अपने आप को किल कर लेती है, और इस तरह बेचारे हमारे हीरो हीरोइन मर जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद से सब लोग आते हैं, अब क्या कर सकते हैं बस। अब यहाँ पे प्रिंस एस्केलस बहुत नाराज है, वो कहता है कि देखो भैया ये जो कुछ भी हुआ ये सब तुम लोग की लड़ाई है, ठीक है, तुम लोग की लड़ाई की वजह से तुम लोग के बच्चे मारे गए हैं। वो बोलता है, टेल्स देम, मोन्टैग कपलेट फैमिली को बोलता है कि दैट देयर हेट्रेड हैड किल्ड देयर चिल्ड्रन, उनके हेट्रेड ने उनके बच्चों को मार दिया है, और यही तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम्हारे गड़बड़ी की वजह से तुम्हारे बच्चे मर गए, ठीक है। द कपलेट एंड मोन्टेक्स एग्री टू एंड देयर फ्यूड, ये तो अच्छी बात हुई है, एंड इरेक्ट स्टेटस ऑफ ईच अदर चिल्ड्रन इन टाउन स्क्वायर। अब यहाँ पे एक अच्छी बात हुई है कि चलो ठीक है, कम से कम समझ तो आई। तो यहाँ पे मोन्टैग और कपलेट ये डिसाइड करते हैं, ठीक है अब हम लोग अपनी पुरानी दुश्मनी को खत्म करेंगे, और चूंकि हमारे बच्चों ने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है लव का, तो हम उनकी याद में उनकी स्टेचू बनवाएंगे, ठीक है, और उसको लगवाएंगे, और इस तरह उनको ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। तो अब हमारी क्लास जो है एंड हो चुकी, स्टोरी एंड हो चुकी है। सभी को बात समझ में आ गई पूरी?